जीरो के अलावा भारत ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के ससुर ने, पता है आपको उनसे क्या पूछा? उनके ससुर उन्हें देखने आए थे। व्हाट इज 10 टू द पावर ऑफ 79? इजिप्शियन नंबर्स कैसे लिखे जाते थे? 63 सिंबल्स उसको लिखने पड़ेंगे अगर उसको 90 lakhs की कोई वैल्यू सिग्निफाई करनी है। आज जो हम 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं उस सिद्धांत का नाम था गौमूत्र का सिद्धांत। भैया पूरा सारा विश्व जो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है वो गौमूत्र से बना है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कहता था? कर्व्ड लाइंस आर इविल। कर्व्ड लाइंस को आप कैसे मेजर करोगे? ये हमारे पास ज्ञान था। उनको भारत का जीरो समझ में ही नहीं आता था कि भाई 100 लिख दिया, उसके बाद एक जीरो डालने से 1000 कैसे हो गया। तो इन लोगों ने लॉ पास किया, आपको इन फिगर्स भी नंबर्स लिखने होंगे। मैं ये भी मान लेता हूँ कि भारत का विज्ञान अरब के रास्ते यूरोप गया, बट यूरोपियंस उस ज्ञान का यूज करके चांद पे गए। आपने क्या उपयोग किया? आप पूजा पाठ कर रहे हैं। वास्को ड गामा तो 16th सेंचुरी में कहीं इंडिया आया था। ये 17th 18th सेंचुरी में यूके बोर्ड ऑफ लॉन्गिट्यूड का गठन कर रहा है और कह रहा है कि हमें लॉन्गिट्यूड कैसे देखते हैं हमें पता ही नहीं। जो यूरोप से भारत नहीं आ सकते थे वो चांद पे कहां से जाते हैं? रोमन एम्पायर का 30% से ज्यादा रेवेन्यू भारत के मर्चेंट्स के कस्टम्स ड्यूटी से आता। तो अगर भारत सिर्फ कुंडली बना रहा था तो इतना विकसित कैसे हुआ? हिंदू नववर्ष आ रहा है। आपने ये कहा कि अभी जो उगादी आ रही है ये हिंदू नववर्ष है, और जो जनवरी 1 को आया उसको आपने क्या किया? नववर्ष आया। तो एक हिंदू न्यू ईयर हो गया तो दूसरा सिर्फ न्यू ईयर कैसे हो गया? जो पोप हैं वो एक ऑर्डर निकालते थे, जैसे आज फतवा निकाला। पोप उस टाइम पे पीपल बुल निकालते थे। कोई भी डिस्कवरी तब तक डिस्कवरी नहीं मानी जाएगी तब तक उसको कोई ईसाई धर्म को मानने वाला व्यक्ति ना कर दे। आशीष जी नमस्ते। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हाइपर क्वेस्ट में फिर से। धन्यवाद। और पिछला जो हमने पॉडकास्ट किया दर्शकों ने उसको बहुत ढेर सारा प्यार दिया है और कहीं ना कहीं ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता अपनी भारतीय परंपरा को जानना चाहती है। बिल्कुल। हमें लगता है कि विषय बहुत कठिन है या फिर विषय आउटडेटेड लग सकते हैं लोगों को कि जब आज हमारे पास इंग्लिश कैलेंडर है तो हम क्यों मतलब अपना समय खराब करें इन सब चीज़ों में। लेकिन जिस तरह से उस पर व्यूवरशिप आई और लोगों ने कमेंट किए, लोगों ने उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं दी, लोगों ने उसके पीछे साइंस समझने के लिए कौन सी बुक हम पढ़ें, क्या कोई कोर्स है, कुछ कर सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। और जैसा कि मैंने उसमें भी आपसे समय मांगा था कि एक और पॉडकास्ट हम करें, चूँकि वो हमने न्यू ईयर पे किया था तो हमारा फोकस कहीं ना कहीं ग्रेगोरियन कैलेंडर पर ज़्यादा था कि उसमें क्या कमियां हैं, और हमने कुछ भारतीय जो हमारा हिंदू पंचांग है उसमें जो विशेषताएं हैं उसको छूने का प्रयास किया था। आज हमारे पास समय है कि अभी हम इंग्लिश कैलेंडर को किनारे कर दें। जो उनका है वो उनका है, हमारा जो विशेष विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान है हमारे पंचांग में, उसको हम समझें और जनमानस में वो चीज़ जाए और न केवल बड़े बच्चे सब कोई उस चीज़ को समझकर उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। लेकिन उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे साथ हुई है, क्योंकि मैं रेगुलर पॉडकास्ट करता रहता हूँ तो काफ़ी रिसर्चर्स ऑफिस में आते हैं, स्टूडियो में आते हैं। तो एक रिसर्चर थे जो कि भारतीय यूनिवर्सिटी से ही हैं, और ऐसी आयरनी मुझे दिखी, आयरनी क्या बहुत अनफॉर्चुनेट था। उन्होंने ये बोला कि विशाल जी ठीक है, आप भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, बहुत विज्ञान था भारत में, भारत विश्वगुरु था, और मैं ये भी मान लेता हूँ कि भारत का विज्ञान अरब के रास्ते यूरोप गया, बट यूरोपियंस ने उस ज्ञान का यूज़ करके, उसका उपयोग करके वो चांद पे गए। और आपने क्या उपयोग किया? आप पूजा पाठ कर रहे हैं। मतलब आपको पता है, आप नवग्रह की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी बात करके कुंडली बना लिए और अंधविश्वास फैला रहे हैं। और उसी ज्ञान को जब अरब ने लिया और फिर यूरोप में गया तो उससे उन्होंने सैटेलाइट्स बिल्ड की, स्पेस में जाने वाले वो पहले बने। तो बेटर उपयोग तो उन्होंने किया। तो अब कब तक ढिंढोरा पीटेंगे कि आप बहुत विज्ञान जानते थे? तो मुझे इस पर बात करनी है कि जब हमारे पास विज्ञान था और जब हम इतनी चीज़ें इतने प्रेसिजन से, सूर्य सिद्धांत में हम देखते हैं कि कितने प्रेसिजन से चीज़ें कैलकुलेट की गई हैं, तो उसका उपयोग हमने यज्ञ वेदी बनाने में,
मुहूर्त निकालने में, शादी का विवाह का मुहूर्त निकालने में, मुंडन का मुहूर्त निकालने में, इतने में ही क्यों सीमित रहे? क्यों नहीं हम चांद पर गए? चांद पर गए, जी बराबर। तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और उसका उत्तर देने के पहले सबसे पहले आपका आभार और सारे दर्शकों का आभार। मुझे भी बहुत प्रेम मिला, और बहुत वो वीडियोस बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी वायरल हुआ। कई लोगों ने बोला यार हमने तुमको देखा, और कई लोग गर्व से कह रहे थे कि ये हमारा मित्र है या हमारा बंधु है। तो ये सब चीज़ें मैंने कुछ साल पहले अपने फेसबुक पोस्ट पे भी डाली थी। उसको तो कितना अट्रैक्शन मिलता, 50-60 लाइक मिले होंगे, बट ये आपका जो हाइपर क्वेस्ट चैनल आपने बनाया है, क्रेडिट उसको है कि आपने दर्शकों का एक ऐसा सेगमेंट रेडी किया है कि वो सीरियस टॉपिक्स को सुनते भी हैं और बहुत रुचि रखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में। तो सर्वप्रथम आपका आभार। नहीं, आप जैसे रिसर्चर साथ में हैं, और हमने कभी भी, मतलब अभी पॉडकास्ट हम प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसके पहले पिछले 2 साल से जो टीम है हमारे साथ, कभी भी हमने ये सोचा ही नहीं कि हमें कुछ शॉर्टकट लेके वायरल होना है। नहीं, हमको हमारी जो श्रद्धा है, मर्यादा है, जो बचपन से भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम है, उसमें ही रहकर जो विशिष्ट बातें हैं वो हम समझें। तो उससे तो हमने कभी कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और कई पॉडकास्ट ऐसे भी देखे हैं, मतलब ऐसे जनरल कोई देखेगा तो वो कहेगा कि बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, बट उसको भी लाख 2-2 लाख व्यू मेरे ख्याल से सिर्फ हाइपर क्वेस्ट पे ही आ सकते हैं। तो आप बधाई के बहुत बड़े पात्र हैं, और जितना आपका आभार प्रकट किया जाए वो कर रहे हैं। चलिए, पर अभी आते हैं आपका प्रश्न के लोग कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारे पास ये था, तुम्हारे पास बहुत विज्ञान था, तुम्हारे पास बहुत गणित था, पर तुमने उसका किया क्या? तुमने तो सिर्फ पूजा पाठ किया, तुमने तो सिर्फ कुंडली बना ली। तो मुझे इस सारे प्रश्न और उसकी पद्धति या लहजे से ही मुझे ऑब्जेक्शन है। तो जब कोई कहता है कि हाँ ठीक है तुम्हारे पास था, तो वो ये स्वीकार नहीं करता कि हमारे पास था। वो कि ठीक है तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं कि तुम्हारे पास था, और जब वो कहता है कि इसका तुमने किया क्या, तो वो ये नहीं कि ठीक है तुमने पहले बहुत प्रगति कर ली, बट उसका स्केप्टिसिज्म ये होता है कि अगर तुम्हारे पास होता तो चांद पर तुम जाते। तो इससे ही मुझे ऑब्जेक्शन है। और तीसरा कि तुमने किया क्या, कुंडली बना ली और पूजा पाठ कर लिया। तो जैसे एक पूजा पाठ को आप एक डिग्रेड कर रहे हैं। पूजा पाठ कौन नहीं करता? सभी करते हैं। हो सकता है पद्धति किसी की दूसरी हो, तो आप पद्धति को लेकर आधार बनाकर उसके पीछे के विज्ञान ज्ञान को जाने भी कर उसके ऊपर आप आक्षेप ना करें। तो पहले तो ये कहूंगा। दूसरा, जैसे कहते हैं कि तुमने तो सिर्फ कुंडली बना ली, और कुंडली को हम पूरा डिग्रेड कर देते हैं। तो इस पर भी मुझे बड़ा खेद है। लोग क्या जानते हैं कि कुंडली बनाना कितना मुश्किल है? कुंडली को लोग यही कहते हैं कि इस ग्रह में तुम्हारे नक्षत्र ये थे वो थे, उसके पीछे का ज्ञान विज्ञान तो हमने थोड़ा बहुत तो पिछले पॉडकास्ट में बताया। बट कुंडली क्या कहती है? कुंडली का मतलब ये है कि जितने हमारे ग्रह हैं वह कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड, जब आपका जन्म हुआ था वह कितने डिग्री मिनट सेकंड में किस जगह पर आकाश भूमंडल में स्थित थे, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुंडली है। तो इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन आज तो आप कंप्यूटर पे बना लेते हैं। बिगर कंप्यूटर के ज़माने में लोग जब 1 2 3 काउंट नहीं कर सकते थे, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, उसके 7-8 हजार साल पहले से हम लोग इतना गणित, विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी सब जानते थे कि हम ये डिग्री तक उसको प्रेडिक्ट कर सकते थे। पर उसके पीछे का ज्ञान और विज्ञान हम जानते नहीं, तभी उसको इतना डिग्रेड कर देते हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, अगर हम कॉमन मैन की भाषा में बोले, हमने क्या किया उसके ऊपर तो आऊंगा, बट पहले तो ये आप मान तो ले कि हमारे पास ज्ञान विज्ञान था। आप मानते ही नहीं। आप सिर्फ ये कहते हैं कि बस हाँ भारत ने 0 दे दिया, और क्या दिया? 0 के अलावा क्या दिया? सिर्फ 0, कुछ नहीं। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बट भारत का ज्ञान कितना था, कितना विकसित था, और उससे भारत ने क्या किया, पहले उसको समझे और उसको आप माने। उसको ये ना कहे हाँ ठीक है तुम्हारे पास था पर तुमने इससे किया क्या, तो ऐसे ना कहें। तो एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देता हूं। कुंभ मेला हमारे पास पता नहीं कितने हजारों वर्ष पहले से हो रहा है, तो उसके पीछे का विज्ञान क्या है? कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार होता है?
करीबन 12 वर्ष में एक बार होता है, सबको हमको पता है। इसको कुंभ मेला क्यों कहते हैं? जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। और ये 12 वर्ष में क्यों होता है? क्योंकि बृहस्पति सूर्य की एक परिक्रमा 12 वर्ष में पूरी करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस समय से कुंभ मेला भारत में आयोजित किया जा रहा है उस समय से भारतीयों को यह ज्ञान है कि बृहस्पति या जुपिटर एक परिक्रमा 12 वर्ष में पूरी करता है। ठीक है। और आप अगर हमारे पंचांग पे देखेंगे, आपने कहा उगादी, तो इसमें हमारे पास भारत में एक 60 वर्ष की युग का एक साइकिल है। वो 60 वर्ष क्यों है? चलिए 60 वर्ष पे आने के पहले हम एक और, जैसे ज्योतिष को हमने या कुंडली को हमने डिग्रेड किया, उसी से एक उदाहरण और निकालते हैं। ये सबने सुना होगा कि इसको 7.5 लग गई, हाँ? और इसको ये कहते हैं कि भाई ये एक अंधविश्वास है। तो 7.5 का मतलब क्या है? शनि की दशा लग गई कहते हैं ना। तो शनि की दशा और 7.5 के बीच में क्या संबंध है? आपकी जो जन्म राशि है उस जन्म राशि के एक राशि पहले और एक राशि बाद में जब शनि यानी सैटर्न ग्रह प्रवेश करता है उसको हम कहते हैं कि शनि की दशा। और इसको 7.5 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दशा होती है 7.5 साल की। ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? 3 राशि 7.5 साल, टोटल कितनी राशियां हैं? 12। 7.5 इंटू 4, 3 इंटू 4 12, 7.5 इंटू 4 30। तो हमें यह भी पता था कि जुपिटर टेक्स 12 ईयर्स और सैटर्न 30 वर्ष लेता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में। तो जब कोई कहता है कि इसे 7.5 लग गई, उसका मतलब यह है कि इसकी जो जन्म राशि है या जोडियाक साइन है, मेरी जैसे कैंसर है, तो उसके एक जोडियाक पहले 2.5 साल सैटर्न उसमें बिताता है, 2.5 साल कैंसर में बिताता है, और उसके बाद जो जोडियाक आता है उसमें 2.5 साल बिताता है। तो 7.5 जब लग गई कोई कहता है तो उसके पीछे का ज्ञान, विज्ञान और तथ्य ये है कि इन्हें ये पता है कि सैटर्न टेक्स 30 ईयर्स। और अब बताइए 60 साल का हमारा एक साइकिल क्यों होता है? खास करके मैं तेलंगाना प्रांत से आता हूं, हमारे तेलुगु देशों में इसको तेलुगु प्रदेशों में 60 साल की युगादि साइकिल भी कहते हैं। तो 60 क्यों होता है? आप 12 और 30 का एलसीएम निकालिए, 60 आएगा। तो 60 साल में बृहस्पति और शनि दोनों वापस उसी पोजीशन पर आते हैं, तभी 60 साल की आपकी एक युग की साइकिल होती है। इसको वो चतुर्युग, कलयुग, सतयुग से ना जोड़े, बट हर 60 वर्ष में, ये 60 वर्ष में हर वर्ष का एक नाम दिया गया है। क्रोधी नाम संवत्सरा कहते हैं तेलुगु में। तो उसके बाद ये रिपीटेशन होता है, उसके हर 60 साल में रिपीट होता है। तो सिर्फ इतना कहने में आप कितना ज्ञान विज्ञान इसमें छुपा है आप देखिए। कुंभ मेले में जुपिटर का ज्ञान, 7.5 जिसको हम कह रहे हैं कि ज्योतिष आपका एस्ट्रोलॉजी ऐसे है, उसके पीछे सैटर्न का, और हर ग्रह हर नक्षत्र का ज्ञान उसके बगैर आप कुंडली नहीं बना सकते। आज कंप्यूटर आ गया है तो उसके अंदर आप कर लेंगे और समझ जाएंगे भाई ये अंधविश्वास से भरा है। लेकिन मतलब यही बात हम कर रहे हैं जी कि विज्ञान बहुत खतरनाक है। जी जी जी। लेकिन जी, उसका उपयोग हमने कुंडली में किया। बात यही है जी 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 कि इतने खतरनाक विज्ञान का उपयोग हमने नहीं कुंडली में किया, कुंडली में ही किया ऐसे ना कहें, कुंडली में भी किया। और जैसे मैंने कहा कि पहले आप ये मान तो लें कि इतना विज्ञान था कि हम कुंडली बना सकते थे, आप तो नहीं बना सकते थे। तो चलिए अभी इसी के ऊपर आते हैं जहां से मूलभूत आपने प्रारंभ किया कि भाई कुंडली और पूजा के अलावा आपने क्या किया। तो सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि आप आज के समय को देखकर अपने पूर्व के समय का विश्लेषण कर रहे हैं। आज जो स्थिति है आप ये समझते हैं कि पहले भी वही थी। आज जैसे यूएस एक सुपर पावर है, बहुत बड़ा देश है, वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत विकसित है, और भारत एक डेवलपिंग कंट्री कह लीजिए, पिछड़ा हुआ कंट्री कह लीजिए, जो आप कहें उसको। तो आपका मानना यही है कि भारत इससे पहले तो और भी ज्यादा दुर्गति की स्थिति में था। तो उनके लिए एक 2-4 तथ्य मैं बता दूं। सर्वप्रथम सब एक वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की थी जिसके रिसर्चर थे एंगस मैडिसन।
उस स्टडी को आप निकाल के देखिए। उन्होंने क्या किया, BC-AD का तो हमने डिस्कशन पिछली बार कर लिया, तो वहां नहीं आएंगे, बट 1 AD से लेके मेरे ख्याल से 2000 तक किस देश की इकोनॉमी की जीडीपी परसेंटेज कितना था, जीडीपी की वैल्यू क्या थी, और पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में किस देश का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन था, ये उन्होंने स्टडी की। तो आज की डेट में आप देखेंगे सर्वप्रथम यूएस आएगा, चाइना आएगा, फिर दूसरे देश आएंगे। तो 1 AD से लेके लगभग आप समझिए ब्रिटिश के आने तक विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भारत थी। तो अगर भारत सिर्फ कुंडली बना रहा था तो इतना विकसित कैसे हुआ? इतना कि वर्ल्ड का कम से कम समवेयर बिटवीन 35 to 20 to 23% of GDP was coming from India। पूरे विश्व में जितना व्यापार हो रहा है, जितना जीडीपी है, उसका 35% अगर भारत में आ रहा है, तो कुछ तो कारण होगा। कुंडली तो नहीं बनवा रहे होंगे दूसरे देश भारत से। तो उसके पीछे भारत का कारण था भारत का ज्ञान और विज्ञान। अब आप कहेंगे इसका उपयोग क्या किया, वही था ना। तो मेन इसका उपयोग ये हुआ दो। एक, आप उस समय में सबसे बड़ा ट्रेड और वेल्थ का साधन था ओवरसीज ट्रेड। आप विलियम डालरिम्पल की द गोल्डन माइल अगर किताब निकाल के देखेंगे, रोमन एम्पायर पे जो उसने लिखा है कि जब रोम एम्पायर था जूलियस सीजर के टाइम पे, बिटवीन 1st and 3rd सेंचुरीज AD, रोमन एम्पायर का 30% से ज्यादा रेवेन्यू भारत के मर्चेंट्स के कस्टम्स ड्यूटी से आता था। तो आप एक मायने में अगर समझें तो 30% ऑफ योर इकोनॉमी इसके ऊपर आधारित है कि भारत से व्यापारी आएंगे, आपके देश से व्यापार करेंगे, और वो जो कर चुका रहे हैं, कस्टम्स ड्यूटी दे रहे हैं, वो आपके देश का 30% रेवेन्यू है। तो ये कहां से आया? उस समय पर सबसे बड़ी, जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी शक्ति, जैसे आज आप कह रहे हैं चांद, मैं भी उसका एक विपरीत प्रश्न भी पूछ सकता हूं, चांद पर जाकर तुमने क्या कर लिया? कुछ पैसा आया? करोड़ों रुपया तो बर्बाद ही किया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बताइए मुझे क्या फायदा हुआ? यही कि नहीं, ये एक ग्रह नहीं है, चांद की अपनी रोशनी नहीं है, यही आपको ज्ञान मिला ना। ये तो पहले से पता था। तो अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में हम देखेंगे तो चांद पे जाकर आपने क्या उखाड़ लिया, मैं अगर सामान्य भाषा में बोलूं तो वही है। तो भारत में जब हम इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति थे, उसके पीछे का कारण था हमारा शिपिंग और ओवरसीज ट्रेड। अब हम अगर ये कहें कि ओवरसीज शिपिंग ये हमारा मेन स्ट्रेंथ था, तो ये भी बहुत लोग नहीं मानेंगे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण और तथ्य देता हूं जी। एक, जैसे ही हम सोशल स्टडीज अपने स्कूल में आरंभ करते हैं, एक 2-3 प्रश्न हम सबसे पूछे जाते हैं कि हु डिस्कवर्ड इंडिया? भारत की खोज किसने की? तो सब कहते हैं वास्को ड गामा। ठीक है। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस। तो कहते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। अब इसके तथ्य मैं आपको बताता हूं। आप गूगल पर जाकर, मेरी बात पर विश्वास ना करें, आप गूगल पर जाकर बोर्ड ऑफ लॉन्गिट्यूड को सर्च करिए। बोर्ड ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये आपको दिखेगा कि 17th 18th सेंचुरी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करके बोर्ड ऑफ लॉन्गिट्यूड का गठन किया, और जिसके तहत उसका टास्क ये था कि ऐसा कोई तरीका या यंत्र आप इन्वेंट करें जिससे आप एक जगह का लॉन्गिट्यूड पता कर सकें। लोगों को अभी भी इसका महत्व नहीं समझ में आ रहा होगा। आप इसको इस तरह से देखिए, आपको समुद्र में भारत से या पोर्चुगल से भारत आना है, विदाउट लैटिट्यूड विदाउट लॉन्गिट्यूड क्या आप आ सकते हैं?
नहीं आ सकते। तो वास्को ड गामा तो शायद 16th सेंचुरी में कहीं इंडिया आया था। ये 17th 18th सेंचुरी में यूके बोर्ड ऑफ लॉन्गिट्यूड का गठन कर रहा है और कह रहा है कि हमें लॉन्गिट्यूड कैसे डिकोड करते हैं, कैसे देखते हैं, हमें पता ही नहीं। तो कोई ऐसा यंत्र बना दो कि जिससे हमको लॉन्गिट्यूड का पता चले, तो हम उसको अरबों डॉलर दे देंगे। जब उन्हें लॉन्गिट्यूड तक नहीं पता, वो यहां कैसे आ सकते थे? इसका तथ्य ये है, आज भी पोर्चुगीज लाइब्रेरी में वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जहां पर वो लिखते हैं, वास्को ड गामा वगैरह, कि भारतीय सेलर्स ने, भारतीय नाविकों ने वास्को ड गामा को प्रोटेक्शन देते हुए उसकी नौका या उसकी शिप को बीच में रखते हुए दोनों तरफ से एस्कॉर्ट करके अफ्रीका और अफ्रीका से इंडिया लेके आए थे। ये उनकी प्रोग्रेस थी। जो यूरोप से भारत नहीं आ सकते थे, वो चांद पे कहां से जाते हैं? उन्हें तो बेसिक मैथ नहीं आता था, उन्हें तो 1 2 3 4 गिनने नहीं आता था, मल्टीप्लाई करने नहीं आता था। इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, हो सकता है कि जी। बीच में डिस्टर्ब, लेकिन मुझे लग रहा है यही राइट टाइम है पूछने का। मतलब अगर वास्को डी गामा इतने सालों बाद भारत आ रहा है, जी जी, और हम बात कर रहे हैं कि भारत ऑलरेडी बहुत समृद्ध देश था और नाविक बहुत पहले से जा रहे हैं, चूंकि रोम की भी हम बात कर रहे हैं, गोल्डन रोड में बात कर रहे हैं, तो अराउंड बीसी में ना जाए, लेकिन हम अगर एडी की भी बात करें तो भारत के लोग तो जा ही रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1500-1600 साल वास्को डी गामा लिया क्यों? उसके पहले भी बहुत लोग होंगे ना जो भारतीयों के साथ भारत आए होंगे। जी जी। तो इसमें आप दो चीजों को ध्यान रखिए। जब किसी भी देश से व्यापार होता है, तो व्यापार तब होता है जब दोनों को एक दूसरे की किसी सामान की आवश्यकता हो। अब भारत को किस चीज की आवश्यकता थी? किसी चीज की नहीं। और रोम, मिस्र, यूनान, ग्रीस, यूरोप, आप जिस भी देश को ले लें, इनको भारत से हर चीज की आवश्यकता थी। कपड़ा यहीं से जाता था, स्पाइसेस यहीं से जाती थी, हमारे मसाले वगैरह यहीं से जाते थे, आयरन यहां से जाता था। तो युद्ध भी लड़ने के लिए उनको आयरन, भारतीय आयरन, सबसे उच्च कोटि का आयरन होता था। वही भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति का कारण भी था कि कोई हम पर अटैक करके जीत नहीं पाया। ठीक है। और भारत को क्या चाहिए था? ऐसे तो कुछ नहीं, बट स्वर्ण मिलता था, गोल्ड कॉइन्स वहां से आते थे। तो हम जो भी देते थे वहां से कुछ लाते नहीं थे, सिर्फ सोने की स्वर्ण मुद्राएं लेके आते थे। तो ये सब ट्रेड बराबर चल रहा है, भारत का अपना दबदबा चल रहा है। बीच में अरब देशों ने, जब इस्लाम और ईसाई धर्म का युद्ध आरंभ हुआ, तो उन लोगों ने समुद्री मार्ग पर, जो अभी आप ईरान युद्ध में देख रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वही रिपीटिंग इटसेल्फ, तो उन्होंने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और कर बहुत बढ़ा दिया, जिससे उनको उनकी दशा और बहुत दयनीय हो गई थी। तब उनको एक समुद्री मार्ग तलाशने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। तभी उन लोगों ने भारतीय नाविकों से मदद ली कि भाई आप हमें बताएं कि हम भारत कैसे आए। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो हम तुम्हें ले चलते हैं। जैसे राज चलते आपको कोई मिल गया कि भाई भाई इसका रास्ता बता दो, वैसे ही किसी ने भारतीय नाविक से पूछ लिया और उसने पूरा समुद्री रास्ता पुर्तगाल से लेके भारत तक, उल्टा जो दूसरा रास्ता है, आप अफ्रीका से जो केप ऑफ गुड होप वहां से होके जब आप भारत आते हैं, वो रास्ता उन्होंने बता दिया। और जब ये बता दिया, एक बार आपको रास्ता तो पता चल गया, उसके पीछे का विज्ञान क्या है वो नहीं पता आपको, बट ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे आना है, रास्ता देख लिया। तब उनका व्यापार फिर आरंभ हुआ और वहां पर थोड़ी थोड़ी समृद्धि और बढ़ने लगी। जब पुर्तगाल की बढ़ने लगी, तब दूसरे देशों ने भी कहा भाई हमें भी समुद्री मार्ग चाहिए। किसी ने भारत से पूछा, किसी ने कहा हम ढूंढ ले, तो वहीं क्रिस्टोफर कोलंबस आते हैं। तो आमतौर पर ये एक, और इनफैक्ट क्रिस्टोफर कोलंबस तो भारत ही ढूंढने निकले थे। बिल्कुल भटक गए ना, इसका मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी। बिल्कुल, हाँ। तो उसको वो कहते हैं कि भारत ढूंढने निकले थे, बट वो अमेरिका कैसे पहुंचे? उसके लिए एक मिथ्या प्रचार ये किया जाता है कि वास्को ड गामा तो ही केम पूर्वी दिशा से आए, ये पश्चिमी दिशा से दूसरी तरफ से घूम के ये भारत की दिशा ढूंढने आ रहे थे। बल्कि तथ्य वो नहीं है। आप उनके ज्ञान विज्ञान का स्तर देखिए कि धरती तो गोल है और मैप इनके पास सारे फ्लैट हैं। तो यहाँ पे भारत, यहाँ पे यूरोप डाल दिया, एक लकीर खींच दी और कहा कि इस मार्ग से यहाँ भारत आ जाएंगे। बट वही धरती तो गोल है, तो आप कैसे आओगे? सेम 5 स्ट्रेट लाइन आप सर्कुलर ग्लोब पे ड्रॉ करके नहीं आ सकते।
अगर आप एक स्ट्रेट लाइन सर्कुलर ग्लोब पे ड्रॉ करके आएंगे तो उसमें आपको करीबन 40 डिग्रीज का एरर आएगा, और वही 40 डिग्रीज एरर उसको यूएस ले गया, और वो तो वहां पहुंच गया कि भाई मुझे तो भारत मिल गया। तभी वहां के मूल निवासियों को उसने इंडियंस कहा, जिनको आज भी हम रेड इंडियंस कहते हैं। वेस्ट इंडीज में भी इंडीज इसी से आया इंडीज क्या? इसी से आया ना। तो आप देखिए, हिंद महासागर सिर्फ एक ही महासागर है जो पूरे किसी एक देश के नाम पर, किसी प्रांत के नाम पर दिया हुआ है। आप यूएस जा रहे हैं, वहां भी इंडियंस बोल रहे हैं, रेड इंडियंस कह रहे हैं। तो यही आप सबको ये दर्शाता है कि भारत ही सारी सभ्यता, समृद्धि, ज्ञान, विज्ञान का केंद्र हुआ करता था। अब नहीं है, यह भी एक फैक्ट है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। पर हम हमारे पूर्व काल की ज्ञान पद्धति, ज्ञान परंपरा पर इतना एम्फोसिस क्यों दे रहे हैं? एम्फोसिस इसलिए दे रहे हैं कि पहले तो आप एक आत्मविश्वास जगाइए कि आप कभी एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति थे। आप आज के युवा को लेकर आप बताइए कि भारत इतना समृद्ध था, ये था वो, आधे से ज्यादा तो हंसेंगे, कोई मानने को ही रेडी नहीं है। जैसे आपने प्रश्न किया, तुमने तो कुंडली बना ली, पूजा पाठ कर लिया, तो वो केवल उपहास ही करेंगे, ये मानने तक को रेडी नहीं होंगे। आप तथ्य भी दे दें तब भी बोलेंगे हाँ यार ये ठीक है, सब तुमने किया, पर साइंस और मैथ्स तो वेस्ट ने दिया है, वो तो हमें कुछ नहीं आता था, उसके बगैर तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो उसी तथ्य को, उसके तथ्य बताने और ये एक मानना जो है, अवमानना जो है, उसको तोड़ने के लिए कई तथ्य हम आपको दे सकते हैं। वापस उसी बोर्ड ऑफ लॉन्गिट्यूड पर आएंगे जी। वहीं से बीच में मैंने ये वास्को डी गामा का थोड़ा सा जानना जी। चाहा था। तो ये बोर्ड ऑफ लॉन्गिट्यूड जो यूके ने बनाया, जी, तो उन लोगों को नहीं पता था जी, और फिर वो चाहते थे कि कोई हमें जी, बताए, उसके लिए वो इनाम भी दे रहे जी, थे। जी, जी, जी। तो फिर उनको पता चला। नहीं, उसके बाद भी पूरी तरह से पता नहीं चला। तो अच्छा। आप इसमें एक छोटी सी फैक्ट और देखिए कि अगर कोई कहे कि मुझे लॉन्गिट्यूड डिकोड करने का एक तरीका या एक यंत्र मिल गया है, तो कोई उसको कैसे प्रमाणित करे कि हाँ ये सही कह रहा है और झूठ नहीं कह रहा है? तो उसके लिए इन लोगों ने एक टेस्ट रखी कि आप लंदन से समुद्री रास्ते हवाईयन आइलैंड जाएंगे और वहां से वापस आएंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा कि सही में तुमको लैटिट्यूड तो इजी है, लॉन्गिट्यूड पता करने का एक मार्क मिल गया। बट वो नहीं कर पाए। बहुत साल बाद किसी को थोड़ा बहुत प्राइज दिया और वो भी क्लियर नहीं था कि भाई हाँ इसने किया है नहीं किया है। तो ये तो थी उनकी पोजीशन। तो ये आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि ना क्रिस्टोफर कोलंबस ना वास्को ड गामा, इनके पास समुद्र का रास्ता भारत तक मापने के लिए ना ज्ञान था, ना विज्ञान था, ना लैटिट्यूड थी, ना लॉन्गिट्यूड थी। अब प्रश्न ये आएगा कि ठीक है उनके पास तो नहीं था, हमारे पास क्या था? हमारा यंत्र क्या था जिससे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कर लेते थे और सारे विश्व में हमारे नाविक घूमते थे? सिर्फ आप वेस्टर्न एशिया या यूरोप ही नहीं, आप ईस्ट एशिया भी देखिए। आप किसी भी कंट्री में जाइए, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इनफैक्ट हिंदू धर्म का विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर ही वहां पे बना है, साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलता है। तो हमारे नाविक तो हर जगह जा रहे थे। तो इसका यंत्र हमारे पास क्या था? बहुत ही सिंपल और सरल यंत्र था। तो एक दो धागे थे जिसमें गीटियां बंधी होती थी और सामने दो ऐसे फ्लैट लकड़ी की पट्टियां होती थी जिसमें छोटा सा एक सुराख होता था। तो बंदे क्या करते थे, एक धागे को यहाँ दांत में दबाएंगे, उस पट्टी से ध्रुव तारे को देखेंगे, नॉर्थ पोल कहाँ है और वो क्या एंगल बना रहा है, उसकी टेबल इसको दी हुई थी। वो देख के 2 मिनट में ये बता देता था कि ये यहाँ पे अभी ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है। आप कहेंगे कि क्या मजाक कर रहे हैं? क्या धागे जिसमें गीटियां बंधी हो और एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लगा हो, उसको देख के कोई कैसे बताएगा? तो देखिए, कोई भी डिवाइस आप इन्वेंट करते हैं वो यूज करने में इतना सरल होता है और उसके पीछे की टेक्नोलॉजी की जानने की हर एक को आवश्यकता नहीं होती। बट वही आज हमारी बहुत बड़ी वीकनेस बन गई है कि वो सारा विज्ञान और उसकी टेक्नोलॉजी टेक्निक हम भूल गए हैं।
इतना कि कोई अगर हमें लाके वो धागा और वो 2 लकड़ी के टुकड़े दे भी दे तो बोलेंगे ये क्या बकवास है, इससे कोई लॉन्गिट्यूड कैसे पता करेगा। तो उसके पीछे ये था, वो जो गीटियां बंधी हुई थी वो गीटियां एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह जैसे आप कहते हैं, और उससे वो ध्रुव तारे की लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड फाइंड आउट करके इसके पास एक साइन और कोसाइन का टेबल था, वो देख के बता देता था कि ये लॉन्गिट्यूड है। उस यंत्र का नाम क्या था आपको पता है? कमाल। आप जो कहते हैं ना भाई ये तो कमाल हो गया, तो उसका एटिमोलॉजी, उसका सोर्स ये है कि भाई आप सिर्फ दांत में एक धागा पकड़ के एक लकड़ी के टुकड़े को लेके आप लॉन्गिट्यूड बता रहे हैं। चमत्कार है। चमत्कार है, तो ये तो कमाल हो गया। उसका नाम कमाल था, वहीं से आता है कि ये कमाल हो गया। इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी कि साइन टेबल कोसाइन टेबल किसके पास ज्ञान था? ठीक है, तो वापस हम अगर उसी प्रश्न पे जाते रहे कि भाई तुमने क्या किया, चांद पर तो नहीं गए, तो और मैं उसी को यही पूछता हूँ, भाई हम तो समुद्री मार्ग से हम सारे विश्व में घूमते रहे, व्यापार करते रहे, ज्ञान का प्रसार करते रहे, समृद्धि फैलाते रहे। चांद पर जाकर वेस्ट ने क्या किया? आपने तो मिसाइल ही बनाई, आपने बॉम्ब टेक्नोलॉजी बनाई जो सारे विश्व में आज एक डिस्ट्रक्शन का कारण बन रही है। तो आप अपनी अपनी ज्ञान परंपरा के भिन्नता और डिफरेंसेस को देखिए। एक ज्ञान परंपरा जो सबका कल्याण, सबका मंगल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया करती है, और दूसरा कहता है कि मैं बड़ा, यूएस बड़ा, जैसे ट्रम्प कहते रहते हैं रोज ट्वीट आते हैं कि तुम कुछ नहीं, हम ये हम है, बाकी सब पानी कम है, यही तो करते हैं ट्रम्प। तो हमारी ज्ञान परंपरा तो ऐसी नहीं थी। बट मूल सिद्धांत, मूल बात, मूल तथ्य यही है कि सारा ये ज्ञान विज्ञान भारत से ही अरब गया, जैसे आप अरब का कह रहे थे, और अरब से यूरोप गया है। और वेस्टर्न वर्ल्ड ये भी नहीं कहता कि ये सारा ज्ञान इन लोगों ने अरब से लिया, वो तो ये कहता है कि ये सारा ज्ञान हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। पर तथ्य सबको कुछ कुछ हद तक तो पता है, तो उनको कुछ तो क्रेडिट देना है। क्या क्रेडिट देंगे? हाँ, इंडिया ने जीरो इन्वेंट किया। जीरो के आगे क्या किया? जीरो, कुछ नहीं किया। जैसे लोग कहते हैं साइंस और मैथ्स तो वेस्ट ने बनाया है, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी की तो मैंने आपको कई सारे उदाहरण दे दिए कि भाई ये भारत की ही ज्ञान परंपरा से पनपा हुआ, उपजा हुआ और विस्तृत हुआ ज्ञान है। अब आप साइंस और मैथ को भी ले लीजिए, क्योंकि हम एक साइन टेबल्स की बात कर रहे हैं, तो आपको एक बढ़िया उदाहरण यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में मैं दे दूं, जो आपको ये भी दर्शाएगा कि ज्ञान कैसे भारत से अरब और अरब से वेस्ट गया था। क्योंकि जब आपने बताया साइन और कोसाइन टेबल्स के बारे में, तो वही मेरे मन में आ रहा था जो हमने शुरू में या अभी आपने बोला कि हमको बस एक तमगा दे दिया गया है कि भारत ने जीरो इन्वेंट किया है। तो अब मुझे लग रहा है ये सही समय कि हम ये भी जाने कि जीरो के अलावा भारत ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है और ये साइन कोसाइन कैसे पहुंचा यूरोप में भारत से। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने ये प्रश्न पूछा कि जीरो के अलावा भारत ने क्या दिया। तो ये एक भ्रामक मानना है लोगों की कि सिर्फ हमने जीरो दिया, तबकि मैं आपको तथ्य के साथ, प्रूफ के साथ पूरा बता दूंगा कि सिर्फ जीरो ही नहीं, पूरा ज्ञान, गणित, मैथमेटिक्स का पूरा फील्ड भारत में पनपा है, भारत में उपजा है। और क्यों उपजा है वो लिंक्ड है वेरी क्लोजली विद आवर कैलेंडर सिस्टम, हमारी पंचांग प्रणाली से। पंचांग प्रणाली के पीछे का ज्ञान, विज्ञान, गणित, साइंस तभी हमें समझ में आएगा जब हम उसके पीछे के मैथ और साइंस को समझेंगे और उसकी आवश्यकता क्या थी। तो एक आवश्यकता तो हमने समुद्री रास्ता बता दिया, दूसरा जिसको मैंने पहले पॉडकास्ट में कवर किया था, अभी कवर नहीं करूंगा, दूसरा ये था हमारा इकोनॉमी उस टाइम पे पूरा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था। तो अगर आपको एग्रीकल्चर को ठीक ढंग से चलना, करना और आपके फसल को ठीक से उगाना है, तो आपको बारिश या सावन महीने बारिश कब होगी इसकी एक गणना या इसका एक कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत आवश्यक है।
तो उसी के लिए एक पंचांग प्रणाली बहुत ज्यादा आवश्यक है, और पंचांग प्रणाली उतनी बनाने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए आपको मैथ्स और साइंस चाहिए। तो उसके तरफ आऊंगा, बट एक छोटी चीज जो मैं आपको उदाहरण के तौर पे जो बता रहा था, ये साइन। तो आप वेस्ट कहता है ना कि भाई साइन किसने इन्वेंट किया, आप ढूंढ लीजिए गूगल पे भी, एआई पे, आजकल तो एआई का जमाना है। हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? आपको किसी न किसी ग्रीक मैथमेटिशियन का नाम आएगा, हो सकता है आर्किमिडीज का या किसका भी आए। पाइथागोरस भी आ जाएंगे। पाइथागोरस आ जाएंगे। सब लोग यही मानते हैं कि साइन, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, एवरीथिंग ये वेस्ट से हमको आया है। तो आप एक सर्च करके देखिए, साइन का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में या लैटिन लैंग्वेज में है क्या? हाँ, मतलब बहुत अजीब से वर्ड्स लगते हैं कि साइन कॉस क्या है। साइन का मतलब क्या है? साइन का मतलब है पॉकेट। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट्स अ साइंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। और यहां पे आप किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? साइन। तो ट्रायंगल में पॉकेट कहां से आया? क्या अर्थ है? ट्रायंगल में पॉकेट होती है? कहां से पॉकेट आया ट्रायंगल में? मैं आपको उसके कारण बताता हूं। क्योंकि ये ज्ञान परंपरा भारत की है। भारत इसको ट्रायंगल के रूप में नहीं देखता था, भारत ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखता था, भारत देखता था सर्कल मेट्री। किस सर्कल की मेट्री? भूगोल और खगोल। अर्थ सर्कल, सेलेस्टियल स्फीयर सर्कल, उस तरफ भी हम जाएंगे। बट इस सर्कल मेट्री में कॉर्ड, CHORD, सर्कल के अंदर हम कॉर्ड को भारतीय परंपरा में क्या कहते थे? जया, ज या जीव, ज बड़ी की मात्रा व, जया या जीव, ये दो शब्दों का प्रयोग होता था सर्कल में। एक जो हम लाइन मारते हैं कॉर्ड, मैथमेटिक्स की पहली कक्षा में आप जब भी आप सर्कल्स करेंगे, कॉर्ड आप सर्वप्रथम सीखेंगे। अभी मुझे याद आ रहा है, मैं चूंकि हिंदी मीडियम से 12th तक था, तो ज्या, कोज्या, बिल्कुल। ये हम तो साइन ज्या इज साइन, कोज्या इज कोसाइन, ठीक है, यही था आपको सिखाया हुआ। तो उसकी एटिमोलॉजी क्या है वो अभी ले आता हूं। तो आपको जया से ये साइन कैसे हुआ, ठीक है। तो हम तो कॉर्ड कह रहे हैं। अब ज्ञान हमने क्या कहा? इंडिया से अरब देश गया। तो अब आप जीव ले लीजिए, जब वो अरब के रास्ते गया, उस समय अरबी में नुक्ता यानी मात्रा सिस्टम नहीं थी, ठीक है, और व की साउंड भी नहीं थी। तो जीव उन्होंने लिखा जीब, व की जगह ब का उपयोग किया। और मात्रा नहीं है तो उन्होंने क्या किया? जब, अरबिक भाषा में। और अरब से ये लैटिन और ग्रीक में जब ट्रांसलेट हुआ, उनको तो गणित का ज्ञान था ही नहीं, पूरे वेस्ट को नहीं था। तो उन्होंने जब ब देखा, ऊपर मात्रा उन्होंने कहा ये जेब होगी, ए की मात्रा लगा दी, ई की मात्रा हटा के उसको जेब कर दिया। और जेब ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में क्या होता है? पॉकेट होता है। तभी जाके जया से जीव, जीव से जब से जेब, तभी से हर विश्व के ट्रायंगल में एक पॉकेट आ गई। उसका नाम साइन रख दिया उनकी लैंग्वेज में। उनकी लैंग्वेज में साइन, इट्स अ फोल्ड इन अ शर्ट या एक पॉकेट को साइन कहते हैं। तो इससे आपको क्या प्रमाणित होता है? रूट मिल गया कि नॉलेज कहाँ से कहाँ ट्रेवल हुई, मूल मिल गया, आधार मिल गया, यहीं से गया है। तो ऐसे ही आप सारे गणित और सारे विज्ञान का भी ज्ञान आप विद प्रूफ आप इसमें एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मुझे लग रहा है सीके राजू जी को भी बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल। और भी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी मैथमेटिक्स। बिल्कुल। तो आप समझिए, उनकी किताबों को पढ़कर अगर मैं इतना आपसे बातचीत कर सकता हूँ, जिन्होंने ये सारी शोध की है और जिनका ये सारा रिसर्च है, वो तो पता नहीं और कितने कितने विषय आपको और ज्यादा क्लैरिटी से आपको बता पाएंगे वो। तो अगर वो आ जाएं तो बहुत बढ़िया, मैं आपको इंट्रोड्यूस अवश्य करवा दूंगा। और मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि वो एक बार आपके पॉडकास्ट पे आए, खासकर क्योंकि आपके पास इतना अच्छा ऑडियंस है जो ऐसे विषयों पर रुचि रखता है। आशीष जी, ये तो जो आपने ट्रिग्नोमेट्री का बताया, और मुझे लग रहा है कि कुछ दर्शक ये भी जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से आई है। नहीं तो फिर वो नमस्ते लंदन मूवी में भी एक डायलॉग था कि किस तरह से वो संस्कृत के शब्दों से कैसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और शब्द लिए हैं। तो जैसे आपने बताया कि एक तो आपने एस्ट्रोनॉमी में बताया, त्रिकोणमिति में बताया, और भी कुछ ऐसे जो दर्शक जानना चाहें। एक तो
ट्रिग्नोमेट्री क्या त्रिकोणमिति से आया है, ये मुझे फैक्चुअल तौर पे नहीं पता। अच्छा। और इसमें ऐसे होता है कि भारत में एक बहुत ही अच्छी और प्रबुद्ध ज्ञान परंपरा थी तो, पर इसके साथ ऐसे कई थोड़े चीजें जुड़ जाती हैं जो हो सकता है कि सत्य ना हो, और ये लाभ के जगह बहुत हानि ही करती हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के कौश को और उसकी प्रबुद्धता को। तो त्रिकोणमिति से मुझे नहीं लगता कि ये आया होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल्स के बारे में है ही नहीं। जैसे मैंने आपको कहा, ये सर्कलमेट्री है। और सर्कल कौन सा है? भूगोल, खगोल। भूगोल माने भूमि गोल जो है हमारा, जो अर्थ है, और खगोल सारा सेलेस्टियल स्फीयर, उसके ऊपर जिसको हम देख रहे हैं। तो एक और एग्जांपल आपको इसमें दे देता हूँ कि शायद ये त्रिकोणमिति से शायद नहीं आया होगा। तो अब हम समझिए एंगल जिसको हम पढ़ते हैं, तो एंगल की डेफिनेशन क्या है? सिंपल मैथ्स में आता है कि 2 रेज मेक एन एंगल। ठीक है, तो अगर मैं 2 लाइनें ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो एंगल क्या है? अक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल? तो ये 2 बता रहा है। कोई भी डेफिनेशन आप एकेडमिक डेफिनेशन अगर करेंगे, वो एकदम एग्जैक्ट होती है। वो एक ही चीज सिग्निफाई कर सकती है, 2 चीज ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम सारे खगोल को 360 डिग्रीज में डिवाइड कर रहे हैं और ये देख रहे हैं, कुंडली में ये डाल रहे हैं कि ये 3 डिग्रीज पे बृहस्पति था, 46 डिग्रीज पे शनि था, मंगल इतने डिग्रीज पे था, तो अब हम यहां बैठे हैं, वो क्या एंगल बना रहा है मेरी पोजीशन को, कैसे आप बताएंगे? रेफरेंस कुछ चाहिए। तो एंगल मेजर करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्या है? प्रोट्रैक्टर, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। आप वो प्रोट्रैक्टर ले लीजिए और मुझे बताइए कि आप सन से अर्थ का एंगल कैसे मेजर करेंगे, मून से अर्थ का एंगल कैसे मेजर करेंगे? हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्रीज। कैसे मेजर करोगे आप 23.5 डिग्रीज? एक प्रोट्रैक्टर लेके, एक छोटा सा सेमी सर्कल। चलिए बहुत बड़ा सेमी सर्कल बना लीजिए, इतना कि जितना अर्थ का सरकमफ्रेंस है। उसके बाद भी क्या आप कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। तो ये क्यों है, क्या है? तो एंगल की जो डेफिनेशन भारतीय गणित में थी, वो डेफिनेशन ही अलग थी। हम ये 2 लाइंस को एंगल नहीं कहते थे। एंगल की डेफिनेशन बहुत सिंपल थी। अगर आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो इट इज जस्ट अ रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्क। आप अपने स्क्रीन पे बता दीजिएगा, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये आर्क की लेंथ जितनी हुई डिवाइडेड बाय द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। रेडियन वगैरह में हम चले। रेडियन भी एक मेजर है उसका। रेडियन बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तब मैं इसको सिंपल ले रहा हूं। तो आपको, अब आप देखिए, हमको पाई की वैल्यू, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको कहा होगा, पाई की वैल्यू 3.14। ये आई कैसे? अब किसको 5,000, 6,000, 10,000 साल पहले, या जब भी हुआ वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी में आया, किसी को अर्थ की सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या जरूरत थी आपको अर्थ की सरकमफ्रेंस कैलकुलेट? उस टाइम पे ये तो एक लंदन से, इवन टिल 18वीं सेंचुरी लंदन से हवाई भी नहीं जा सकते थे ये, जैसे मैंने बोर्ड ऑफ लॉन्गिट्यूड में बताया। तो पूरे अर्थ की सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता पड़ी क्योंकि कैलेंडर बनाना था। आवश्यकता पड़ी क्योंकि उनको लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करनी थी। आवश्यकता पड़ी क्योंकि लैटिट्यूड कैलकुलेट करनी थी। अगर आप सिंपल देखिए, ये हमने 360 डिग्रीज इसको कर दिया। अब समझिए ये 360 किलोमीटर्स की किसी गोल की सरकमफ्रेंस हुई, तो 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ आर्क 1 डिग्री हो गया। तो 1 डिवाइडेड बाई 360। तो हमारी जो एंगल की डेफिनेशन है, जिसको कोन, या एक और शब्द का प्रयोग होता था, चाप। जैसे आप कहते चाप थे, बट समझने के लिए आप उसको समझिए छाप। जैसे आकाश में एक जो कर्व बना है, उसकी छाप धरती के सेंटर पे क्या पड़ रही है।
तो आपको प्रोट्रैक्टर की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ पहले इसकी सरकमफ्रेंस चाहिए, फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस आपको चाहिए कि ये आर्क की लेंथ कितनी है। ये हमारे पास ज्ञान था, विज्ञान था, और जिसका कमाल, एक बड़ा कमाल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कहता था, इवन टिल 19वीं 20वीं शताब्दी तक भी वो कहता था कर्व्ड लाइंस आर इविल। कर्व्ड लाइंस को आप कैसे मेजर करोगे, कैसे इसकी लेंथ कैलकुलेट करोगे? तो हम जो दो लाइन डालते हैं और एंगल को सिग्निफाई करने के लिए ऐसे छोटा सा एक कर्व जो बनाते हैं, असल एंगल तो वो कर्व है, ये दो लाइनें नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से एंगल की डेफिनेशन ही अलग है हमारी, और उस डेफिनेशन से अगर हमको सन एंड मून और अर्थ, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच के एंगल को मेजर करना है, ग्रहण को हम कैसे करते हैं? जब एक प्लेन पे, एक लाइन में ये तीनों आते हैं तो उसका एंगल मेजरमेंट आवश्यक होता है। और यदि आप मेरा पिछला पॉडकास्ट अगर देखें, तिथि की हमारी परिभाषा क्या है? 12 डिग्री का डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द मून हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? मेरे को अगर तिथि कैलकुलेट करनी है तो वो 12 डिग्री, या इसे एग्जांपल हम ले ले तो 12 किलोमीटर बाय 360 किलोमीटर, 12 डिग्री मेरे को सरकमफ्रेंस भी चाहिए, रेडियस चाहिए, और तभी पाई की वैल्यू चाहिए। आप किसी भी सर्कल को ले लीजिए और उसकी आप सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करिए, उसकी एरिया कैलकुलेट करिए, उसमें रेशियो निकालिए, आपको आ जाएगा कि एक वैल्यू कांस्टेंट आ रही है 3.14, वहीं से पाई की वैल्यू आई। तो आपकी एंगल की बेसिक डेफिनेशन ही अलग है। ठीक है, तो वहीं से हमारी ये ज्ञान परंपरा की शुरुआत होती है। तो त्रिकोणमिति शायद नहीं होगा क्योंकि ये सारा सर्कलमेट्री है। खैर, हम और भी बेसिक, ये तो फिर भी थोड़ी एडवांस्ड नॉलेज हो जाएगी। एकदम बेसिक मैथमेटिक्स की पहली सीढ़ी क्या होगी? नंबर्स 1 2 3 4। भारतीयों को यह पता नहीं होगा कि 15 शताब्दी से पहले भी पूरा विश्व अपने नंबर कैसे लिख रहा था। आपको जान के अचंभा होगा कि बहुत शताब्दियों तक पूरे विश्व में सबसे बड़ी समस्या क्या रही होगी। भारत को छोड़कर बाकी सारे देशों में, बाकी सारी सभ्यताओं में सबसे बड़ी 3 समस्याएं थी। एक, किसी भी वस्तु, किन्हीं भी वस्तुओं के समूह को गिने कैसे, नंबर्स को गिने कैसे, किसी भी चीज को 1 से 10, 1000, 10,000 कैसे गिने? आप बोलेंगे इसमें क्या है, गिनने में क्या है, 1 2 3 4 गिन लो, हो जाएगा। मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि इसको गिने कैसे। दूसरी, जो गिन लिया उसको लिखे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करें। और तीसरी, जो लिख लिया उस पे कैलकुलेशन कैसे करें, उसकी गणना कैसे करें। आप और दर्शक ये सोच रहे हैं ये क्या मजाक कर रहा है कि नंबर लिखे कैसे, इनकी रिप्रेजेंट कैसे करें, इनकी गिनती कैसे करें, उन पे कैलकुलेट कैसे करें। आपको मैं डायरेक्ट पूरा विश्व कैसे अपने नंबर लिख रहा था वो आपको बताता हूँ, आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा। तो अगर इजाजत हो तो लैपटॉप खोल के आपको मैं, सबसे पहले हम कहते हैं इजिप्ट बहुत एडवांस सिविलाइजेशन था, जो कि था, नहीं करके नहीं है। तो हम देखते हैं कि इजिप्शियन नंबर्स कैसे लिखे जाते थे। तो आप इजिप्शियन नंबर्स का स्वरूप देखिए, स्क्रीन पे आप दर्शकों को बता सकते हैं। तो वो क्या करते थे, एक लिखना हो, हम स्टैटिस्टिक्स में स्कूल में भी करते हैं, एक टैली मार्क डाल दिया। 2 लिखना हो तो 2 मार्क डाल दिए। 3 लिखना हो 3 डाल दिए। 4 लिखना हो 4 डाल दिए। 5 लिखना हो 5 डाल दिए, फिर इसको क्रॉस कर दिया। तो 9 नंबर लिखना हो तो 9 बार ऐसी स्ट्रेट लकीरें खींचनी होगी। ऐसे इजिप्शियन 9 को लिखते थे। और जब 10 आता था तो ये तो बनाते 10 थे। आता था तो ऐसे सिंबल आ जाएगा, एन सा। 100 के लिए एक अलग सिंबल था जो आज 9 सा दिखता है। थाउजेंड्स के लिए ऐसा, जैसे कोई पुरुष हो। 10,000 के लिए ऐसे, और 1 लाख 10 लाख के लिए आदमी माने आकाश में बैठ के देख रहा है कि ये क्या है, इससे बड़ा हमारा नंबर क्या होगा। बस 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 ही सिंबल से सारे नंबर लिखे जाते थे।
अब आप इसी सिंबल को अपने स्क्रीन पे बताकर दर्शकों को बोलिए कि 90,99,999 लिखें। कैसे लिखेंगे? 90 lakhs माने ये 10 लाख का सिंबल हो गया, इसको 9 बार लिखना पड़ेगा, इसको 9 बार, 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 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटू 90 इंटू 9, 63 सिंबल्स उसको लिखने पड़ेंगे अगर उसको 90 lakhs की कोई वैल्यू सिग्निफाई करनी है। 63 सिंबल्स। तो जब मैं कह रहा हूं कि नंबर को गिने कैसे और लिखे कैसे, उसका कारण ये है कि भाई हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। आज हम ये समझते हैं कि 1 2 3 to 9 जो सिंबल है, जो नंबर्स हैं, ये तो सारा विश्व ऐसे ही करता आया होगा। नहीं, ऐसे नहीं करता आ रहा था। पर इजिप्ट ने पिरामिड तो बनाए हैं, वो तो है, ठीक उसमें है। बहुत तो देखिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एंगल्स हैं। बिल्कुल उनके पास ज्ञान था, इसके बावजूद वो कैलकुलेशन करते थे, बट उसकी अपनी एक लिमिट होती है। अब आप ही देखिए, अगर आपको लाखों किलोमीटर तक आपको सिर्फ नंबर लिखना है, तो उसके लिए आपको 63 सिंबल्स चाहिए। और फिर उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आप लेफ्ट से राइट तक ऐड करते जाएंगे। ऐसे 9 आदमी गिनेंगे, फिर उसके बाद ऐसे 9 टैडपोल है या क्या है मुझे पता नहीं, ऐसे 9 टैडपोल गिनेंगे। तो इसको आप 63 सिंबल से लिखेंगे और फिर 63 कैलकुलेशंस करेंगे सिर्फ इस नंबर पे आने के लिए कि ये 9,99,000 ऐसा कुछ नंबर है। तो क्या ये मैथ एफिशिएंट है? और अगर आप सारे भूमंडल, खगोल, स्पेस के लाखों करोड़ों किलोमीटर आकाश गंगा, इसकी आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने जाएंगे, तो जब आप लिखने में इतना समय व्यतीत कर देंगे, उस पर कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊंगा। बट यहां से जो एडवांस सिविलाइजेशन थी, उसकी पोजीशन मैथ ही ऐसी थी। और आप पिरामिड बोल रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, वो अलग बात है। बट आप अगर बेसिक नंबर्स का ही सिस्टम लेंगे, तो वो नंबर इजिप्शियन का जो इतना एडवांस माना जाता था, उनका सिस्टम ये था। तो किसी स्कूल में आप आज इजिप्शियन नंबर्स की क्लास चालू करके उनको यही बताइए और बोलिए कि भैया आप पिरामिड बनाइए, कितना करेंगे, क्या करेंगे, आपको सत्य पता चल जाएगा। चलिए, इजिप्ट नहीं, मिस्र नहीं, हम क्या कहते हैं, आज हमें क्या सिखाया जाता है कि सारी सिविलाइजेशन की नॉलेज ग्रीक्स से हमें आई है। ठीक है, तो ग्रीक नंबर्स आपको पता है कैसे लिखते हैं? आपको वो भी बता देता हूं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जो हम कहते हैं, ये ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है, और यही उनके नंबर भी हैं। तो आप इसको एग्जाम्पल, उदाहरण के हिसाब में समझना चाहें तो आप समझिए ABCDEFG आपके अल्फाबेट भी है और ABCDEFG आपके नंबर भी है। आप उससे क्या कैलकुलेट करेंगे? और इतना जो भी ये रिप्रेजेंट करते थे, तो इजिप्ट के 7 सिंबल थे, इन्होंने उसके 30 सिंबल कर दिए। अल्फाबेट इनके पास 26 ही थे, अब 30 कहां से लाए? तो ये आखिरी 4 इन लोगों ने और बना दिए। उसके बाद भी किसी भी नंबर को लिखने की पद्धति वही थी। अब उनको अगर जैसे हम 9 लिखना हो तो 9 टिक्स मार रहे थे, बोला यार ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो 1 से 9 तक सिंबल डाल दी। इनको अब 9 टिक डालने की आवश्यकता नहीं है, तो ये 9 बार अगर टीटा लिखेंगे, मतलब इट इज एक बार टीटा लिख दे, मतलब ये 9 नंबर हो गया। बट ये सब करके भी आपको पता है सबसे बड़ा नंबर ये क्या लिख सकते थे? अभी तो मैंने स्लाइड में देख लिया है। अच्छा, बिगेस्ट नंबर मिरियड। हम इंग्लिश में मिरियड का मतलब देखते हैं कि इट इज अकिन टू इन्फिनिटी। आप अगर डिक्शनरी में भी निकाल के देखेंगे, देयर आर मिरियड वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग, देयर आर मिरियड स्पीशीज इन द वर्ल्ड। तो 10,000 को ये इन्फिनिटी के हिसाब में लेते हैं कि इससे बड़ा नंबर हमको और क्या आवश्यकता है इसकी। उदाहरण से अगर हम समझना चाहें तो आज हम नंबर नेम्स को ले लीजिए, हम अरब खरब कहीं जाके रुक जाते हैं, या इंग्लिश में तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ट्रिलियन के आगे तो हमें कुछ आवश्यकता होती नहीं है। उसके आगे लिखना हो तो फिर 400
ट्रिलियंस या 1 मिलियन ट्रिलियन ऐसे करेंगे, तो उस समय में रोमन सिविलाइजेशन 10,000 के ऊपर या ग्रीक सिविलाइजेशन 10,000 के ऊपर उनके पास नंबर नेम नहीं था। इतने सैनिक गिन लेते होंगे, उसी में काम आता होगा आर्मी में ही और ज्यादा तो एक रोम करके नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है। अच्छा, बहुत हाँ, कुछ साल पहले आई होगी, तो मैं देख रहा था, उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन आया, तब मुझे ये याद आया फिर। तो जूलियस सीजर जब क्लियोपैट्रा से मिलने जाते हैं, तो वो क्लियोपैट्रा को कहते हैं कि इजिप्ट ओव्स अस 5,000 10,000। एंड लोग समझ रहे ये क्या कह रहे हैं कि 5,000 10,000 कॉइन्स आप समझ लीजिए, या गोल्ड कॉइन्स, ये 5,000 10,000 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके पास 10,000 से बड़ा नंबर नेम नहीं था। तो 15,000 की बात कर रहे थे क्या? अब वो जो भी होगा उसके लिए गणित करना पड़ेगा अपने को। 10,000 इंटू 5,000 आप कर लीजिए, तो वो कुछ मिलियन या जो भी आएगा, ठीक है। और इसको आप एक कॉन्ट्रास्ट करिए, इसी समय पर भारत में क्या पोजीशन थी। सिद्धार्थ गौतम, जिनको आज हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, जब उनका विवाह हुआ नहीं था, उनके ससुर उन्हें देखने आए थे कि भाई मेरी बेटी का हाथ सिद्धार्थ के हाथ में दूं ना दूं। तो प्रश्न पूछते हैं, आजकल क्या पूछेंगे, भाई आपकी तनख्वाह कितनी है, आप कितना वेतन है, या व्यापार करते हैं तो कितना कमा लेते हैं, मेरी बेटी को ठीक रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, जमीन जायदाद कितनी। हाँ। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के ससुर ने, पता है आपको उनसे क्या पूछा? व्हाट इज 10 टू द पावर ऑफ 79? तो इससे आपको क्या पता चलता है? एक, कि 10 टू द पावर ऑफ 79 इतना आम खास नंबर था कि जन सामान्य को भी इसके बारे में पता था। एक, और दूसरा 10 टू द पावर ऑफ 79, मैं आपसे विनती करूंगा एक बार स्क्रीन पे फ्लैश करिएगा कितने जीरो आते हैं और उसको हम आज की भाषा में क्या कहेंगे। बट उसके लिए भी एक स्पेसिफिक नंबर था, वो भी मैं निकाल के आपको दे दूंगा बाद में, जो आप स्क्रीन पे बता दीजिएगा। तो इतने बड़े नंबरों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही थी? क्योंकि हम सारा भूगोल, सारा खगोल, सारा स्पेस हम छान मार रहे थे और उतने नंबर से हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो कोई कहेगा, जैसे अब मैंने अब जूलियस सीजर की बात की, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। चलिए ग्रीक नहीं होगा, रोमन सिविलाइजेशन तो बहुत ग्रेट था, तो रोमन नंबर्स देख ले। रोमन नंबर्स तो फिर हमको खुद पता ही है, मैं आपको वो बता दूं रोमन नंबर्स का, ये हमारे आ गए। तो 7 सिंबल से 30 सिंबल किए, 30 सिंबल से 15 सिंबल किए, पर स्थिति वही। इसमें भी कैलकुलेशन तो हम कुछ करते नहीं। तो कैलकुलेशन में भी आपको बड़ी अच्छी और हास्यास्पद चीजें मैं थोड़ी बताऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट करते थे। बट आप पहले ये समझ लीजिए कि नंबर को रिप्रेजेंट करने की शैली ये थी, तो ये सारे स्ट्रगल कर रहे थे कि भाई कैसे हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करें। तो वो शैली, वो पद्धति भारत ने विश्व को दी। आपके सारी फाउंडेशन, सारी नींव, बेसिक स्टेप्स सारी भारत ने दी, ठीक है। अभी एक दो छोटे और किस्से रोमन सिविलाइजेशंस को लेके। आज हम कोई भी चेक लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें कैसे लिखते हैं? जैसे 1,04,000 का चेक हुआ, नंबर में लिखेंगे, फिर राइट इन वर्ड्स करके होता है। आपको पता है ये पद्धति कहां से और कैसे शुरू हुई? रोम से हुई है, फ्लोरेंस इन इटली। उनको भारत का जीरो समझ में ही नहीं आता था कि भाई 100 लिख दिया, उसके बाद एक जीरो डालने से 1,000 कैसे हो गया, एक और ऐड करने से 10,000 कैसे हो गया। तो इन लोगों ने पार्लियामेंट में अपने एम्परर के किंगडम में लॉ पास किया कि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट तय किया जाएगा, सील और स्टैंप किया जाएगा, तो आपको इन फिगर्स भी नंबर्स लिखने होंगे, ठीक है। तो आप अब कैलकुलेशन की एक और समस्या देखिए, जैसे इन लोगों को दिक्कत क्यों आती थी पूरे सारे वेस्टर्न वर्ल्ड। हम क्या कह रहे हैं, 1 2 3 4 5, हमने 5 बार लिख दिया तो ये नंबर 5 हो गया। तो ये लेफ्ट से राइट सारा एडिशन ही कर रहे हैं। अब जीरो की वैल्यू, नेचुरल वैल्यू क्या हुई? जीरो की तो जीरो ही है। तो आप 100 प्लस जीरो, ये तो 100 ही हुआ ना, ये 1000 कैसे हुआ?
इनको डाउट और इनकी समस्या वो थी। इतना उनको समझा लो, आज हमारे नर्सरी केजी के बच्चे भी समझ जाते हैं, बट पाश्चात्य सभ्यता में रोम, मिस्र, सब जगह ये जीरो को नहीं समझ पाते थे, क्योंकि दिक्कत इनकी ये थी, कंडीशनिंग वैसी थी। इसी वजह से आपने वर्ड सुना होगा डिसाइफर, उसकी एटिमोलॉजी ये है, जीरो को अरब में सिफर कहते थे, तो सिफर को डिकोड कर लिया तो डिसाइफर। डिसाइफर जाने बहुत बड़ी मिस्ट्री को आज आपने डिकोड कर लिया, तो इसका मूल कारण वहां से आता है। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी दो मेन समस्याएं कि नंबर को लिखे कैसे और नंबर को गिने कैसे। अभी तीसरी कि इसको कैलकुलेट कैसे करें, ऑपरेशंस। इसमें एक चीज आपको और मैं बताऊंगा, काफी दर्शकों ने फिबोनाची का नंबर सुना होगा, फिबोनाची सीक्वेंस करके बहुत फेमस है। कुछ लोगों ने 1 1 2 लीबर 3 एबैसी उसकी किताब है, जो फिबोनाची का एक्चुअल नाम था लियोनार्डो पिसानो। अच्छा, ठीक है, तो उसकी एक किताब उसने लिखी थी लीबर एबैसी। उस किताब के बारे में कम लोगों ने सुना होगा, तो उसमें से कुछ सेंटेंसेस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप बाद में स्क्रीन पे चला दीजिएगा। ये लिख रहे हैं, द हिंदू न्यूमरल्स with the place value system are actually used both to make the calculation and write down the result as well. These are procedures that children are taught in school when they learn to do addition, multiplication, subtraction, division with pencil and paper. तो इसमें आपको लग रहा है ये क्या है, बट मैं फिर से पढ़ता हूँ और उसको समझाता हूँ। हिंदू न्यूमरल्स द प्लेस वैल्यू सिस्टम आर एक्चुअली यूज्ड बोथ to make the calculation and write down the result as well. ये आपको तब समझ में आएगी जब आपको इनकी कैलकुलेशन की पद्धति समझ में आएगी। आज की डेट में अबैकस का बहुत फैशन है, बहुत लोग अपने बच्चों को अबैकस में डाल रहे हैं। ठीक है, अबैकस बना था रोमन सिविलाइजेशन में। क्यों बना था? क्योंकि अगर कैलकुलेट करना हो, आपने तो सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट करने की पद्धति बनाई, कैलकुलेट करना हो तो बेसिक उनको सिर्फ एक आता था, एडिशन। 5 + 5 है तो आपको 5 यहां पे बीट्स डालनी है, उसके अंदर और 5 बीट्स को ऐड करना है, फिर उन बीट्स को गिनेंगे 10, तो 5 + 5 10 वो कर पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन इसको भी एडिशन के जैसे ही देखते थे। एक उदाहरण से समझ लीजिए आप, अगर मैं आपसे पूछूं 25 × 10 क्या है आंसर, क्या प्रोडक्ट है? 250। वेरी सिंपल, किसी से भी पूछ लेंगे वो बता देगा। आपको पता है इजिप्शियंस, रोमन्स ये कैसे करते थे? उसकी पद्धति मैं आपको बताता हूं, फिर आपको स्क्रीन पे काफी इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस बार। तो आप समझिए 25 है × 10, तो पहले तो ये आरंभ करते हैं 25 लिख लो, इसके बाद इसको आधा करते चलो। 25 का आधा 12.5, 0.5 डेसिमल तो इनके पास है ही नहीं, तो इसको लिख लिया 12, इसका आधा 6, इसका आधा 3, इसका आधा 1.5, 0.5 उनके पास डेसिमल नहीं है तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पे जो 10 है इसको यहाँ पे लिखेंगे 10, फिर इसको डबल करते चलेंगे 20, 40, 60, 120। फिर इसमें से इवन को हटा देंगे, जहां 12 लिखा है इसको काट देंगे, 6 को काट देंगे, जो ऑड है इसको ये लिख लेंगे। तो 120, 60, 40 और ये आके इसको जब आप ऐड करेंगे, जहां भी ऑड नंबर है उसके अगेंस्ट का नंबर, इसको आएगा 250। तो 25 × 10 आपको एक बेसिक कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करनी है, तो इतने सारे स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। पहले 25 को आधा करता जाइए जब तक वो 1 या 0 तक ना आए, फिर 10 को डबल करता जाइए जब तक आप लेफ्ट की पूरी रो को फिल ना कर दें, फिर उसमें से इवन को हटाइए, ऑड को रखिए और उसका एडिशन करके आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये तो मुझे लग रहा है 25 10 तो शायद वो कर ही लेते होंगे कि नहीं, मतलब उसके लिए भी अगर इतनी दिक्कत होगी तो आप सोचिए 2,50,000 × 124, खाली 3 डिजिट 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इसका डिवीजन कैसे करेंगे? क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो वो इस प्रोसेस के अंदर ही कर रहे हैं।
हाँ, तो उसका सिंपल खाली वो आधा कर रहे हैं ना, डेसिमल तो है नहीं, डबल कर रहे हैं उसको। 10 है, 10 का और एक कर दिया, 20 हो गया। उसके लिए भी अगर वो एडिशन सब्सट्रैक्शन का अगर ले रहे हैं तो और प्रोसेस आ जाएगा उसमें। तो ये सारा वर्ल्ड मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा मेथड यूज कर रहा था। तो आज जो हम 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, वो किसने दिया, वो कैसे बनाया? 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आप तो इजीली कर लेंगे अभी। वो जो हम क्रॉस करके थोड़ा सा इधर करते हैं, जैसे यहाँ से शुरू किया, उसके नीचे की लाइन एक प्लेस छोड़ के, तीसरी लाइन एक प्लेस और छोड़ के ऐसे जाएगी। ये बचपन में हमें सिखाते हैं। आपको पता है उसका नाम क्या था? उस सिद्धांत का नाम क्या था? इस टेक्नोलॉजी को क्या नाम से जानते थे? भारत ने वो टेक्नोलॉजी दी, आप इसको टेक्नोलॉजी समझिए, क्योंकि इतना बेसिक मल्टीप्लिकेशन करने किसी को नहीं आता था। उस सिद्धांत का नाम था गौमूत्र का सिद्धांत। आप कहेंगे इसमें गौमूत्र कहां से आया? गौमूत्र की एक विशेषता ये बताते हैं, वो कुछ जिगजैग पैटर्न में आती है, और ये छंद शास्त्र में भी इसका प्रयोग होता है। तो जब आप एक लेवल से दूसरा लेवल, दूसरे लेवल से तीसरा लेवल से छोड़ के जिगजैग पैटर्न में जा रहे हैं, उस वजह से उसका नाम दिया गौमूत्र का सिद्धांत। तो लोग जो आज उपहास करते हैं कि भाई गौमूत्र पियो, ये करो, तुम्हारा गौमूत्र के अलावा क्या है, तो उन सबको जाके बोलिए भैया पूरा सारा विश्व जो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है वो गौमूत्र से बना है। उसका नाम ही गौमूत्र है। और यदि तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तुम्हारे कंप्यूटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या पेपर में तुम जो छात्रों को स्कूल में मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हो, जाके उनको बताओ कि ये गौमूत्र सिद्धांत है। तो ये जो कैलकुलेशन करने की पद्धति है, ये सारी पद्धति भारत की दी हुई है, और इतनी आसान कि आज हम सारा वर्ल्ड वही यूज कर रहा है। बट क्या भारत को श्रेय दे रहा है? नहीं। क्या कह रहा है? भारत ने 0 दिया। 0 के अलावा क्या दिया? कुछ नहीं, सिर्फ 0। जबकि तथ्य यह है, आपको नंबर लिखना भारत ने सिखाया, आपको गणना करना, गिनना भारत ने सिखाया, उसके ऊपर कैलकुलेशन करना भारत ने सिखाया। एक बड़ा फैंसी टर्म हम यूज करते हैं, एल्गोरिथम्स। इसकी भी एटमोलॉजी आपको बता दूं तो आप गूगल करके देखिए, हु इज द फादर ऑफ एल्जेब्रा। आपको नाम आएगा अल खवारिज्मी। ओके, तो अल खवारिज्मी ने ये सारा भारत का ज्ञान लेके एक किताब लिखी, हिसाब अल हिंद। ठीक है, उसके अंदर उसने और एक किताब और उसने लिखी थी, उसका नाम था अल जब्र। तो अल जब्र जाके अलजेब्रा हो गया, और तभी ये अल खवारिज्मी को फादर ऑफ अलजेब्रा कहते हैं। पर जो खुद फादर ऑफ अलजेब्रा है, वो क्या कह रहा है? ये सारी पद्धति तो हिसाब अल हिंद है, ये तो वही ज्ञान है जो मैंने भारत से पाया है, और ये ज्ञान सारा भारत का है। तो हु इज द एक्चुअल फादर ऑफ अलजेब्रा? भारत हुआ। और नॉट ओनली अलजेब्रा, जैसे मैंने आपको बताया, द फादर ऑफ एंटायर फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। सारे गणित के क्षेत्र की जननी ये भारत भूमि है। सारे गणित के क्षेत्र का जनक भारत देश है, भारतवर्ष है। पर वो जानते नहीं है। बट एल्गोरिथम्स कहां से आया? वहां से हम अल खवारिज्मी पे आए थे। जब अल खवारिज्मी को ग्रीक एंड लैटिन में ट्रांसलेशन हुआ, तो अल खवारिज्मी हो गया एल्गोरिस्मस, और वो जब इंग्लिश में आया तो एल्गोरिस्मस हो गया एल्गोरिथम्स। द ओरिजिनल स्पेशलिटी एल्गोरिथम्स की ये है कि भाई आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, डिवीजन कैसे करें, ये सारी तकनीक भारत ने दी। और वो इसलिए कर पाया क्योंकि हमारा नंबर सिस्टम सिर्फ 9 सिंबल, जैसे आप देख रहे थे, 7 सिंबल, 30 सिंबल, 15 सिंबल, 9 से 10 सिंबल को लेके हमने सारा गणित का जितना बड़ा नंबर आप चाहें उतना बड़ा नंबर आप लिख सकते हैं, और उस पर आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इतना कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, साइन वैल्यूज, कोसाइन वैल्यूज, कैलकुलस, ऐसा कौन सा फील्ड है मैथमेटिक्स का जो भारत में नहीं उपजा है? बेसिक अरिथमेटिक से लेके, अलजेब्रा से लेके, ज्योमेट्री से लेके, आज जिसको आप ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, कैलकुलस, सारा भारत से ही उपजा है। तो भारत का जो मेन गिफ्ट है वर्ल्ड के लिए वो यही है
सिर्फ जीरो नहीं, पूरा फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। और इसका प्रूफ आपको कहां से मिलेगा? इसका प्रूफ आपको मिलेगा पंचांग प्रणाली में, इसका प्रूफ आपको मिलेगा कैलेंडर सिस्टम में। तो आप अगर सारे विश्व के पंचांग या कैलेंडर सिस्टम्स ले लें कि भाई इजिप्ट क्या कैलेंडर सिस्टम फॉलो कर रहा था, अरब क्या कैलेंडर सिस्टम फॉलो कर रहा था, वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कैलेंडर सिस्टम फॉलो कर रहा था, ग्रेगोरियन के तो सारे चितड़े हमने पिछले एपिसोड में उखाड़ दिए। तो उसमें आपको आ जाता है कि भाई ये जो नॉलेज हमारे पास है इसका एप्लीकेशन कहां था। नॉलेज होना ठीक बात है, बट आप अप्लाई कहां कर रहे हो? तो वो अप्लाइड नॉलेज एंड अप्लाइड एविडेंस, अप्लाइड प्रूफ आपको कैलेंडर सिस्टम्स में मिलता है। इसमें इससे बहुत सारी महत्वपूर्ण गुत्थियां भी सुलझती हैं। इवन आप देखेंगे आर्यन इन्वेजन की एक जो थियोरी चलती है कि भाई ये सारा ज्ञान वेस्ट से आया है क्योंकि वो हमसे काफी ज्यादा सुपीरियर थे, भारत में कुछ नहीं था, ये ज्ञान वो लेके आए हैं। तो इसको आप एक हाइपोथेसिस मान के इसको एविडेंस की बेस पे आप टेस्ट करिए। ठीक है, अगर उनके पास ज्ञान था तो आपका पंचांग निकालिए, उसमें क्या गणित है, उसमें क्या विज्ञान है। ज्यादा डीप ना जाए, सिंपल एक फैक्ट ले लीजिए, आपके वर्ष में कितने दिन होते हैं? सिंपल चीज देख लीजिए। आप वर्ष की गणना कैसे करेंगे? पृथ्वी का एक चक्र सूर्य के जब एक परिक्रमा लगाता है उसको हम एक वर्ष कहते हैं, 365.242 हम आज की डेट में मानते हैं। ये हमारे सूर्य सिद्धांत, उसके पहले वेदांग ज्योतिष, सब जगह यही वैल्यू हमारे पास दी भी हुई है। उस समय पर दूसरे सभ्यताएं, दूसरे देश कितनी वर्ष की अवधि बता रहे थे? रोम की तो मैंने आपको बता दी 304 हुआ करती थी। ग्रीस, जिसको हम कहते हैं कि सारे ज्ञान विज्ञान का जनक है, ग्रीस में 375 डेज का वर्ष हुआ करता था। अगर आपको ये सारा ज्ञान पता था तो आपने 375 की गणना कैसे दी एक वर्ष की? तो इसके क्या तथ्य हैं, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने यही है कि आपके पास ना वो ज्ञान था, ना वो तकनीक थी, ना वो विज्ञान था जिससे आप ये सारे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस कर पाते। तो ये सारी गुत्थी आपको कैलेंडर से सुलझेगी। और यही सीके राजू ने अपनी एक किताब आर्यन रेस कंजेक्चर में भी लिख के दिया है कि ये मैथमेटिकल प्रूफ है that the West was an inferior civilization and they could not have brought inferior knowledge to a superior country. कई लोगों को आपत्ति होगी इंफीरियर सुपीरियर से, बट ये एक गेम है जो भारत नहीं खेलता पर दूसरे खेलते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम सुपीरियर थे, भारत कहना चालू था वाई गेटिंग इनटू इंफीरियोरिटी, आप सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी के गेम में क्यों पढ़ रहे हैं? पर हमारी स्कूल की किताबों में समस्या ये लिखा हुआ है कि वेस्ट हैड अ सुपीरियर मेथड। तो किताबों में सरकार खुद लिखेगी, वेस्टर्न एकेडमिशियंस खुद लिखेंगे कि एक सभ्यता इंफीरियर थी, एक सुपीरियर थी। आर्यन इन्वेजन का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही वो है ना कि एक सुपीरियर रेस थी। रेस थियरी भी आ जाती है, जिनके पास सुपीरियर ज्ञान था। और हम अगर ये सारे तथ्य बता के कहेंगे हम एक सुपीरियर सभ्यता थे तो कहेंगे इट इज नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी में मत पड़िए, आप ज्ञान की बात करिए, आप चांद पे गए थे क्या? तो ये सारे तथ्य इसमें से निकल के आते हैं कि भारत का कंट्रीब्यूशन केवल जीरो नहीं था, पूरा मैथमेटिक्स का फील्ड ही भारत का कंट्रीब्यूशन है। आशीष जी, वापस थोड़ा सा अभी उगादी की तरफ आते हैं। हमने बहुत क्योंकि भारत की नॉलेज ऐसी है, मैं तो पिछले 2-3 साल से, जब मैंने चैनल शुरू किया उसके बाद बीच में 1-1.5 साल बाद लगा कि कहीं कंटेंट ख़त्म ना हो जाए, कब तक भारत का इतिहास हम और विज्ञान बताएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें जा रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि ये ऐसा विशाल समुद्र है जो कभी खत्म नहीं होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने जो किया है पूरा जीवन उसको बता बता के हम बैठ के खाना खा लेंगे, इतना काम वो करके गए हैं। और उनसे ही इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिलकर हम भी कुछ उसमें कर पाए।
तो वापस ज्ञान विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, चूंकि अभी हिंदू नववर्ष आ रहा है जी। और हमने पिछले पॉडकास्ट में कैलेंडर पंचांग पर काफ़ी चर्चा की है, ये तो हमें समझ में आ गया था कि जो इंग्लिश न्यू ईयर है कहीं ना कहीं वो जो जीसस हैं उनके बर्थडे के अराउंड करने का प्रयास किया गया है, उसमें वो फेल हुए या जो भी है वो अलग बात है। बट अगर हम भारतीय ऋषियों की बात करें, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें, तो हिंदू नववर्ष जो अभी आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, उसके पीछे क्या कारण है कि अभी उन्होंने माना कि हाँ ये हिंदू नववर्ष यहाँ से प्रारंभ होना चाहिए? उसके पीछे का विज्ञान बताइए। तो उसके पीछे का विज्ञान भी मैं आपको बताऊंगा, बट एक दो चीजें जो आपके प्रश्न से ही उपजी हैं। एक सामान्य जीवी की, एक कॉमन मैन की जो धारणा है, उस धारणा को आप देखिए आपके प्रश्न में कितनी सुंदरता से वो निकल के आती है। आपने ये कहा कि अभी जो उगादी आ रही है ये हिंदू नववर्ष है, और जो जनवरी 1 को आया उसको आपने क्या किया, नववर्ष आया, न्यू ईयर आया। तो एक हिंदू न्यू ईयर हो गया तो दूसरा सिर्फ न्यू ईयर कैसे हो गया? क्रिश्चियन न्यू ईयर बोलना चाहिए। क्रिश्चियन न्यू ईयर है, ईसाई न्यू ईयर है उसको। अब आजकल माहौल ऐसा है कि कोई ईसाई न्यू ईयर कहने से डरता है कि पता नहीं इसको कोई कम्युनल कह दे या जो कह दे, पर हम तो एकेडमिक्स हैं, हम तो अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें भय कैसा? जो तथ्य है वो तथ्य है। ये 100% ईसाई न्यू ईयर है, जनवरी 1, जो पोप ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। क्यों पोप ग्रेगरी? नहीं, कौन थे वो? वो ईसाई धर्म के पोप हैं, करता धरता है, तो वो क्रिश्चियन न्यू ईयर है। उसमें ईसाई न्यू ईयर बोलने में किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो सारे पब्लिक, सारी जनता ये समझ ले, जनवरी 1 जिसको हम एक नववर्ष कह रहे हैं, आप उसको नववर्ष ना कहें, ईसाई न्यू ईयर कहें। हम उस पर कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं डाल रहे हैं, जो तथ्य है वही बता रहे हैं। वो ईसाई नववर्ष हुआ, और ठीक वैसे ही उगादी बिल्कुल हिंदू नववर्ष ही हुआ, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में इसकी उत्पत्ति हुई है, और ये हिंदुओं का नववर्ष है। बट एक जो कॉन्ट्रास्ट, जहां से आपका मेन प्रश्न आया था, वो कॉन्ट्रास्ट इधर आता है। तो ईसाई न्यू ईयर तो ईसा मसीह के जन्म से आरंभ करने की बीसी एडिट की पद्धति का उन लोगों ने उसमें एक पॉइंट डाला, जिसकी त्रुटियां हैं जो हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं, तो इस बार नहीं जाएंगे। पर हिंदू नववर्ष में ऐसा क्या है जो इसी तिथि को नववर्ष की परिभाषा दी गई है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ऐसा क्या होता है कि सारे हमारे ऋषि मुनियों ने इसी को एक नववर्ष माना? तो आप देखिए, एक हो गई एक रिलीजियस ट्रेडिशन, और अब आप भारत की पद्धति को देखिए जो है एक पूर्णतः वैज्ञानिक ट्रेडिशन। आप कहेंगे इसमें क्या विज्ञान है, तो वो भी आपको मैं बताता हूं। हमने क्या कहा, एक सर्कल 360 डिग्रीज। अब आप मेरे को बताइए, एक सर्कल में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है? बता नहीं सकते। नहीं बता सकते। तो कहीं ना कहीं तो हमको उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा। तो सारे विश्व में एक स्टार्टिंग पॉइंट उसको लिया है एरीज कॉन्स्टलेशन या एरीज राशि, जहां से शुरू होती है। अब राशि की परिभाषा क्या है? हमने पिछले एक पॉडकास्ट में तो तिथि की परिभाषा कर दी। राशि की क्या परिभाषा है? तिथि की परिभाषा है 12 डिग्री, लूनार पाथ पे 12 डिग्री होते हैं। तो हमारे पास 30 तिथियां होती हैं, 30 × 12 360। जोडियाक या राशि कितनी होती है? 12। तो 360 डिग्री का सर्कल हो गया। तो एक राशि कितने की हो गई, कितने डिग्री की? 360 बाई 12 30 डिग्री। तो ये एक आपकी राशि की परिभाषा हो गई कि ये 30 डिग्री का डिस्टेंस। और यदि हम हमारे एंगल के डिस्टेंस में ले लें, जो हमने कोण की परिभाषा की थी, तो इसका 1/12 ऑफ अ सर्कल, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारी राशि हो गई। अब इसको एरीज, इसको जेमिनाई, इसको कैंसर या मिथुन राशि, वृश्चिका राशि, कुंभ राशि, ऐसे क्यों नाम दिया? तो हमने क्या कहा, जब तिथि भी हमारी चंद्र की पोजीशन देख के हम बता सकते हैं, तो राशि कौन सी है, हम आकाश में नक्षत्रों के एक समूह को एक पर्टिकुलर शेप देके, एक पर्टिकुलर नाम देके, हम देख के ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे इस राशि की इस राशि का स्थान यहाँ पे आकाश में इस जगह पे दिया हुआ है। तो एरीज राशि
जिसको मेष हम भारतीय परंपरा में मेष राशि कहते हैं, उसको एक पॉइंट तय किया और यहां से मेष राशि की शुरुआत की। तो नव वर्ष के दिन सूर्य या चंद्र, सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। आप स्टेलेरियम में सिमुलेट करके देखेंगे, मैं आपको इसका बता दूंगा। ये आमतौर पे 0 डिग्रीज के आसपास मेष राशि में ये आता है। तो जब आप अपने सारे खगोल, सारे भूगोल, सारे राशि मंडल को आप देख रहे हैं, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तय कर दिया, तो उस स्टार्टिंग में जब सूर्य और चंद्र आते हैं, तभी उसको आपने नववर्ष की अपनी परिभाषा दे दी। अगर पूर्ण तरह समझ भी नहीं आया हो, आप चिंता ना करें। दर्शकों को शायद बताने के लिए उचित एक अवसर होगा कि हम सारे पंचांग प्रणाली को समझाने के लिए आपके सौजन्य से एक ऑनलाइन कोर्स भी आरंभ करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। ज़्यादा ना भी अभी समझ में आया हो, उस कोर्स में तो आएगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आपकी सारी ज़ोडिएक कॉन्स्टेलेशन की जो सर्कल है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट आपने तय कर दिया और उस स्टार्टिंग पॉइंट पे आपने नववर्ष तय कर दिया। द बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड, एक मूलभूत चीज जिसको हम समझ लें कि इसके पीछे वैज्ञानिक लॉजिक है। विज्ञान इसका रीजन है, कोई रिलीजियस लॉजिक नहीं है। आप अभी धारणा देख लीजिए, जो एक्चुअल में रिलीजियस कैलेंडर है उसको एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कैलेंडर हम कहते हैं, और ये जो एक पूर्ण तरह वैज्ञानिक कैलेंडर है उसको सिर्फ हिंदू कैलेंडर बता के उसकी एक हिंदू परिभाषा कर दी गई है, डिग्रेड कर दिया गया है। जो आपके हाथ में हीरा है उसे पत्थर कर दिया, और जो पत्थर है उसे लेके नगीना और हीरा कर दिया। तो आप कौन सा नगीना, कौन सा हीरा, कौन पत्थर, इसके फर्क को, इसके भेद को आप समझें। और कुछ नहीं तो सिर्फ इतना जान ले कि हिंदू पंचांग की हर परिभाषा के पीछे एक विज्ञान है। इसका बेस विज्ञान एंड साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी है। बल्कि दूसरी सभ्यताओं के पंचांग के पीछे अगर साइंस है तो वो त्रुटिपूर्ण है, उसमें डिफेक्ट्स हैं। यहाँ पे डिफेक्ट्स नहीं है। तो मेन बेसिक डिफरेंस इस कैलेंडर में ये आ जाता है। तो नया नव वर्ष के दिन ये आता है। तो आप इसे चाहें तो हिंदू नव वर्ष कहें, या इसके विज्ञान को समझ ले तो मैं तो कहूंगा ये एक वैज्ञानिक नव वर्ष है जो सारे विश्व को समझना चाहिए। और यदि आपको हो तो फिर एक विज्ञान की तरफ तो हम जा रहे हैं ना, तो आप एक वैज्ञानिक पंचांग, वैज्ञानिक कैलेंडर को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? पर अगर वो होना है तो पहले सारे भारतवासियों को इसके पीछे का विज्ञान समझना पड़ेगा, और उसी की तरफ हमारी एक छोटी सी पहले कोशिश और प्रयत्न है। और उसमें ये भी हम प्रयास कर रहे हैं कि स्टेलेरियम भी सिखाएं और वो उसके थ्रू दिखाएं। केवल ऐसा ना हो कि बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं तो समस्या ये आए कि कॉम्प्लेक्स हो रहा है या ये, तो हम उनको कैपेबल भी बनाएं कि वो खुद से भी एक्सप्लोर कर सकें। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में इस पॉडकास्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया था कि भाई आपने क्या कर लिया, चांद पे तो आप नहीं गए, ठीक है? तो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक और मैं एक एंगल इसमें इंट्रोड्यूस करता हूं। ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी में, साइंस के फील्ड में कहीं एक समय के बाद, ब्रिटिश के आने के बाद हम पिछड़ गए। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और ये हमारा आर्ग्यूमेंट भी नहीं है कि हम आज भी विश्वगुरु हैं। बट हाँ, ये जरूर है कि हम विश्वगुरु थे, पर वो सिर्फ एक आत्म विश्वास जगाने के लिए नहीं है, वो इसलिए भी है कि आप विश्वगुरु बने कैसे, उसके पीछे ज्ञान को पाने की आपकी पद्धति क्या थी, उस पद्धति को समझे। तो ऐसी कई पद्धतियां, कई तरीके हमारे पास थे ज्ञान को अर्जित करने के। उसमें से एक छोटी सी चीज को, क्योंकि हम पंचांग और साइंस, एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहां पे एक छोटी सी चीज का मैं उदाहरण देता हूं। इतना जो सोलर सिस्टम का मॉडल हमने बनाया, पंचांग बनाया, सन, मून, अर्थ सारे इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, इतने ग्रह हैं, ग्रहण हैं, नक्षत्र हैं, ये क्या लगता है आपको कैसे हमने बनाया होगा? हमारे ऋषि मुनियों ने इसको कैसे खोजा होगा, कैसे इसके तक आए होंगे कि सोलर सिस्टम का मॉडल ऐसा है, कैसे सूर्य सिद्धांत लिखा होगा, उनकी मेथोडोलॉजी क्या रही होगी इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए? ऑब्जर्वेशन, जिसको हम भूल चुके हैं। आज कितने बार हम आकाश में जाके देखते हैं कि कहाँ सन है, कहाँ मून है, और वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्यों ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं?
तो एक छोटा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दूं, इससे दो चीजें उजागर होंगी। एक तो हमारी पद्धति क्या थी, और दूसरा वेस्ट उसको कैसे मैनिपुलेट करता है। तो सूर्य सिद्धांत पिछली बार मुझे पता नहीं हमने कवर किया या नहीं। सूर्य सिद्धांत एक जियोसेंट्रिक मॉडल है। जियोसेंट्रिक माने धरती सारे सोलर सिस्टम का केंद्र है, और सन और बाकी ग्रह सारे धरती के राउंड में घूम रहे हैं। धरती की परिक्रमा बाकी सारे ग्रह लगा रहे हैं। तो कोई हो सकता है ये कह दे कि भाई ये तो बेसिस ही गलत हुआ आपका, जो हम जानते हैं कि वो आपका सेंटर नहीं है, सन सेंटर है, तो आपका बेसिस ही गलत हुआ और ये सारा आपका ज्ञान पंचांग सारा गलत है। बट नहीं, सूर्य सिद्धांत क्या कर रहा है, वो खाली ऑब्जर्व कर रहा है आकाश में। आकाश में आप ऑब्जर्व करते हैं तो क्या दिखता है, सनराइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। पूरब में सूर्योदय होता है, पश्चिम में सूर्यास्त होता है। तो क्या दिखता है आपको, सन परिक्रमा कर रहा है। सूर्य सिद्धांत वही बता रहा है, और ये परिक्रमा किस गति से कर रहा है, कब कहाँ क्या हो रहा है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है। तो उसके कैलकुलेशन में फर्क नहीं आता। लेवल ऑफ एक्यूरेसी में विज्ञान की जैसे वृद्धि होती रहती है, लेवल ऑफ एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ती रहेगी, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजों में सरप्राइजिंगली बहुत क्लोज है भाई। तो आप एक वर्ष की अवधि को ले लें या उनकी गति को ले लें, तो वो सूर्य सिद्धांत के लगभग सटीक आती है। और जैसे विज्ञान बढ़ता रहता है वही तो आप उसमें जाते हैं। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके उसने पूरा मॉडल बनाया जो आज तक ठीक आता है। लेवल ऑफ एक्यूरेसी में फर्क है। तो जियोसेंट्रिक मॉडल से हीलियोसेंट्रिक मॉडल के धरती सारे सोलर सिस्टम का केंद्र नहीं है, बल्कि सूर्य केंद्र है, इस तक कोई कैसे पहुंचेगा। तो नीलकंठ सोमयाजी ने मेरे ख्याल से 14th या 15th सेंचुरी में, या इस स्थिति तक सूर्य सिद्धांत के बेसिस पे हम आ चुके थे कि एक पूरा जियोसेंट्रिक मॉडल तो बन चुका था। तो वह बैठ के ग्रहों को देख रहे हैं। तो उसमें उन्होंने देखा कि उसको क्लियर करने के लिए एक चीज और क्लियर कर दूं ताकि समझने में आसानी हो। तो जब हम सूर्य की गति को देखते हैं, एक तो हुई पूरब से पश्चिम की ओर की गति, और दूसरी गति होती है, ये तो डेली मूवमेंट हो गया जो हमारे रोटेशन के वजह से है। अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है, उस वजह से डे और नाइट होता है। और वर्ष होता है क्योंकि हम रेवोल्यूशन कर रहे हैं। तो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो हर पृथ्वी हो या कोई भी और ग्रह हो, सूर्य की इंक्लूडिंग सन, सूर्य की भी अपनी दो गतियां होती है। ठीक है। तो एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन। या आप सूर्य को छोड़ दीजिए, आप अर्थ की ही गति लीजिए, एक रोटेशन रेवोल्यूशन। तो इसकी दो गतियां हैं रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की वजह से। तब आप देखेंगे उत्तरायण और दक्षिणायन कैसे आया। जब सूर्य की दूसरी गति, एक तो राइजिंग एंड सेटिंग हो गई, दूसरी है वो थोड़े दिन उत्तर की तरफ जाता है और फिर थोड़े दिन दक्षिण की तरफ आता है। 6-6 महीने। 6-6 महीने। तो ऐसे ही जब दूसरे ग्रहों को देखा तो बृहस्पति, शनि, मंगल, ये तो धरती की परिक्रमा लगा रहे हैं। बट जब आप बुध और शुक्र को देखेंगे या वीनस और मर्क्यूरी को देखेंगे, आप सिर्फ आकाश में वर्ष प्रति वर्ष, दिन प्रतिदिन देखते जाइए, जैसे सूर्य ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। सूर्य ऊपर नीचे कैसे, आप ये भी आप देख सकते हैं। आप 12 बजे सूर्य अपनी जेनिथ पे होता है, सबसे ऊंची पोजीशन पे होता है, और आप उसी पोजीशन को मार्क करेंगे तो एक दिन के बाद दूसरे दिन आप देखेंगे 6 महीने तक सूर्य नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अब इसी के साथ आप बुध और शुक्र को भी देखिए, तो वह भी ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, थोड़ा एंगल बनाते हैं। बट सैटर्न और जुपिटर की तरफ परिक्रमा लगाते हुए नहीं दिखते हैं। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है? जब उसका विश्लेषण नीलकंठ सोमयाजी ने किया, तब वो ये इस पॉइंट पे आया कि बुध और शुक्र धरती की परिक्रमा नहीं लगा रहे हैं। ये तभी संभव है जब ये सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। और इस सिमुलेशन को हम अपने कोर्स में भी करके बता देंगे, चाहे तो इस पॉडकास्ट में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये स्टेलेरियम की मदद से हम आज देख सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर बना लिया जहां आप हजारों वर्ष की ग्रहों की गति को आप सिमुलेट करके देख सकते हैं। पर ये तो सॉफ्टवेयर आज हुआ ना, हजारों 10,000 वर्ष पहले तो नहीं था। तो इस ज्ञान की परंपरा को बनाने के लिए सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त से आरंभ करके सारे जियोसेंट्रिक मॉडल, उससे हीलियोसेंट्रिक मॉडल पे आने का सारा पद्धति केवल नेकेड आई ऑब्जर्वेशन है।
और पद्धतियां भी होगी, बट आप सिर्फ नेकेड आई ऑब्जर्वेशन से आप ये सारा मॉडल बना सकते हैं। पर वो बनाने के लिए आपको एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी सीढ़ी, ये सारी सीढ़ियों को आप कवर करेंगे, तब आप हीलियोसेंट्रिक मॉडल पे आ सकते हैं। आज आपके पास टेलीस्कोप है, रॉकेट जा रहे हैं। हाँ, रॉकेट पे जाने के बाद ये फायदा जरूर हुआ है, चांद पर जाने के बाद साले सोलर सिस्टम का हम एक विश्लेषण, इंडिपेंडेंट विश्लेषण कर सकते हैं। ये सारी चीजों का प्रमाण हम दे सकते हैं। बट सिर्फ नेकेड आई ऑब्जर्वेशन से करना हो तो एक सीढ़ी दर सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी, ये आप ऑब्जर्वेशन से इस पद्धति स्टेलेरियम में आप देख सकते हैं। इतना तो प्रमाण दे ही सकते हैं कि अर्थ फ्लैट नहीं है। बिल्कुल। वो तो उसका साक्षात प्रमाण तो देख ही सकते। तो इस छोटे से ऑब्जर्वेशन से शुरू होके और विश्लेषण और मूल्यांकन और एनालिसिस और रिसर्च जा जाके आज फाइनली एक हीलियोसेंट्रिक पे सबसे पहले भारत ही पहुंचा। पढ़ाया तो जाता है कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल गलीलियो गलीली बताते हैं, और उसके पहले आप देखेंगे तो एक और नाम आएगा, टाइको ब्राहे। इट वाज नॉट अ फुली हीलियोसेंट्रिक मॉडल, बट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो लॉजिक नीलकंठ सोमयाजी ने दी कि बुध और शुक्र सूर्य की तरह ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, और ये तभी संभव है कि ये धरती की परिक्रमा नहीं लगा रहे, ये सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। वही लॉजिक दिया है क्या? सेम लॉजिक टाइको ब्राहे ने दी है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहते हैं कि नहीं, हमको ये नहीं पता था कि नीलकंठ सोमयाजी ने ऐसे दी। चलो, आप क्या करेंगे यदि आप न्यायाधीश हो और ऐसा केस आपके सामने आए, आप देखेंगे पहले किसने दी। नीलकंठ सोमयाजी ने करीबन 50 या 70 वर्ष पहले दी, तो क्रेडिट तो आप बाद में नीलकंठ सोमयाजी को देंगे, बट नहीं देते, वो टाइको ब्राहे को ही देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्म को एक इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी का गेम बनाते हैं। ये एक साधन है लोगों के मानस पर अपना वर्चस्व बनाने का, कि हम सुपीरियर हैं, तब हम तुम पे राज करेंगे। तो ये सारा एक आध्यात्म का पॉलिटिक्स है जो इसके साथ खेला जाता है। तभी नीलकंठ सोमयाजी को इसका क्रेडिट नहीं दिया जाता, टाइको ब्राहे को दिया जाता है। तभी भारत की जो कंट्रीब्यूशन है उसको सिर्फ एक जीरो की कंट्रीब्यूशन बता के उसको जीरो कर दिया जाता है। ये नहीं बताया जाता कि ये सारी मैथमेटिक्स की फील्ड ही भारत ने दी है। इसके पीछे की आप पॉलिटिक्स देखिए। जो पोप हैं वो एक ऑर्डर निकालते थे, जैसे आज लोग समझते हैं फतवा निकाला, तो पोप उस टाइम पे पीपल बुल निकालते थे। तो कोई भी डिस्कवरी तब तक डिस्कवरी नहीं मानी जाएगी तब तक उसको कोई ईसाई धर्म को मानने वाला व्यक्ति ना कर दे। तो आप नीलकंठ सोमयाजी और टाइको ब्राहे का भी देख लीजिए। नीलकंठ सोमयाजी तो हिंदू थे, हमारी सारी किताबें तो वेस्ट ने लिखी है, जब किसी चीज के बारे में क्रिश्चियन जान जाएगा तब ये माना जाएगा कि ये डिस्कवर हुआ है, इन्वेंशन हुआ है। उसके पहले कोई भी विधर्मी दूसरे धर्म का मानने वाला व्यक्ति करते तो उसको डिस्कवरी का क्रेडिट ही नहीं दिया जाएगा। और ये पेपल बुल आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे, आपको खुद मिल जाएगा। पेपल बुल माने पोप जो देता है, जैसे बुल इज अ फतवा माने ऑर्डर, उन्होंने, आप गवर्नमेंट ऑर्डर ले लीजिए, अच्छा, तो वो उसको स्टैंप करके एक ऑर्डर जिसको रिलीज करते थे उसको बुल कहते थे उस समय, अभी भी बुल ही शायद कहते होंगे। और जो पोप इशू करता था उसको पेपल बुल कहते थे। कुछ ऐसा पोप द्वारा दिया हुआ ऑर्डर, कुछ ऐसा डिस्कवर हो जाए जो रिलीजन या बाइबल के अगेंस्ट हो। वही तो विज्ञान, साइंस और रिलीजन की आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट आज बताता है। और हास्यास्पद विषय ये है कि वो कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट भारत जैसी सभ्यताओं में और था, जबकि हमारे पास रिलीजन और साइंस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं था। ये बाइनरी है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं, बाइनरी ही नहीं है हमारे पास। ये कॉन्फ्लिक्ट तो एक वेस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वहां पे वो तो कहते हैं कि धरती फ्लैट है, तो अब किसी ने बता दिया धरती गोल है, तो वो तो रिलीजन और साइंस की कॉन्फ्लिक्ट हो गई। गलीलियो को इसी वजह से तो अंदर डाल दिया, तो इसीलिए रेनेसां वगैरह की जरूरत पड़ती है समय समय पर। और एक छोटा पॉइंट अगर इसमें मैं दे सकूं, तो लोग आम तौर पे ये कहते हैं कि रेनेसांस इज वैल्यूड अ लॉट। इसके बहुत महत्व बताया जाता है कि भाई पहले वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत विकसित था, बाद में डार्क एजेस ये कहते हैं, जहां पे वो नीचे उसका पतन हो गया 1500 साल तक। 1500 साल तक। और 1500 साल के बाद जब विज्ञान का उदय हुआ तब उसने अपनी प्रभुता फिर पा ली। तो
अगर मैंने जो आपको कॉन्टेक्स्ट दिए हैं, ये सारी चीजों का आप अगर ध्यान से देखेंगे, इसका एक निष्कर्ष निकल के आएगा कि रेनेसांस भी एक मिथ्या है। ग्रीक के पास इतना विज्ञान तो था नहीं, वो तो मैंने आपको प्रमाणित करके बता दिया। और इसमें रुचिकारक विषय यह है कि ग्रीस के जो लोग जो वहां रहते थे, ग्रीक सिविलाइजेशन, वो तो ईसाई सिविलाइजेशन नहीं है। और ग्रीक्स इतने ही महान थे, आप इतना ही रेस्पेक्ट करते हो, मारा तो आप ही ने उनको। आप ही ने, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आप भारत की सभ्यता में देखिए, कभी धर्म को लेकर हम में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कभी युद्ध नहीं हुआ। और एक चीज का सबसे ज्यादा जो प्राइड मुझे भी होता है, हमने वैज्ञानिक को तो नहीं मारा है। जो भी किया हो, ना वैज्ञानिक को, नास्तिक को मारा है, ना वैज्ञानिक। ना किसी विचार के भेद या मन भेद पर कभी हमने किसी को नहीं माना, और वही भारत की विशेषता है। तो ईसाई धर्म जब ऊपर आने लगा, पहले तो रोमन सिविलाइजेशन आया, उसने ग्रीक सिविलाइजेशन को खत्म किया, फिर ईसाई सिविलाइजेशन आया, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, जिसने रोमन्स को खत्म कर दिया, रोमन सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। और जब इस्लाम आया तो इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों लड़ने लगे, तभी क्रूसेड्स आए। अब क्रूसेड्स में क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म मानने वाले को एक हथियार चाहिए था। वो हथियार उनके हाथ में लगा अध्यात्म, एकेडमिक्स। और वहां उनको ये बताना था, वही इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी का गेम। भाई नंबर्स तो आपने अरब से ही सीखे, तो उनको कैसे आप बताते कि हम आपसे सुपीरियर हैं? तो एक कहानी गढ़ी गई कि ये सारा ज्ञान तो हमारा ही है, जो ग्रीस में था। बाद में ये हमसे विलुप्त हो गया, हम इसको भूल गए, अब हम इसको वापस पा रहे हैं, तो हम इसीलिए सुपीरियर है क्योंकि ये ज्ञान हमारा था। और अगर हम इसी कंसेप्शन को ले लें कि ये ज्ञान जिसका था वो अगर सुपीरियर है, तो मैंने आपको प्रमाण दे दिए कि ये ज्ञान तो हमारा था, तो सुपीरियर तो हम हुए, आप कैसे हुए? पर जैसे ही हम ये कहेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं, इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी के गेम में मत पड़िए, जबकि वो गेम ही यही खेल रहे हैं। आशीष जी, हम लोग पॉडकास्ट को लगभग समाप्ति पर हैं हम लोग, और मैं इस नोट पर, या मतलब एक मेरी विश है कि, या हो सकता है आप मुझे बताइएगा कि ऐसा कोई वर्क या बुक है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी बुक, मैं एक्चुअली वीडियो भी करना चाहता हूँ कि जहाँ पर हम बात कर पाएँ कि हर एक फील्ड में कैसे सप्रमाण कि ज्ञान कैसे गया है। क्योंकि हम ये तो कहते रहते हैं कि ज्ञान अरब के रास्ते यूरोप गया है, अरब के रास्ते यूरोप गया है, लेकिन हर एक फील्ड में, चाहे वो मेडिसिन हो या फिर हमारी मैथमेटिक्स हो या फिर आर्किटेक्चर हो या फिर म्यूजिक हो, तो किस तरह से ट्रैवल किया, उसके कुछ प्रमाण, उसके प्रॉपर जो, अगर इस पर किसी का वर्क है या बुक है तो आप मुझे बताइएगा, मैं भी दर्शकों से साझा करूंगा, वो उसको पढ़ें। या फिर मैं एक पॉडकास्ट या कोई वीडियो खुद रिसर्च करके, टीम रिसर्च करके, या ऐसा कोई व्यक्ति है जो हर एक फील्ड का वो प्रमाण, जैसे अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया था, मित्रा देसाई जी के साथ किया था, वो पॉडकास्ट था, तो उस पर उन्होंने 2-3 प्रमाण दिए थे कि किस तरह से जो इंडियन सिस्टम था मेडिसिन का, वो कैसे उधर गया है। तो उनकी एक शीतला करके बुक आई थी, तो जो हमारे यहाँ शीतला माता बोलते हैं ना, तो कैसे वो ट्रैवल किया उधर और उस पर कैसे वो डेवलपमेंट हुए हैं। तो ये सब कंपाइल होना चाहिए एटलीस्ट, और हम इस पर बात कर पाएं, या ऐसे ना, जब हम ये बोलते हैं ना कि भारत से गया, तो लोग बोलते हैं अरे ठीक है भाई। तो ये है कि इस पे होगी बुक, मुझे लग रहा है हमें थोड़ा सा इस पर रिसर्च करेंगे तो अच्छे वर्क भी मिलेंगे। और अगेन आपके साथ बैठकर बहुत ढेर सारी हमने चर्चा की कि पंचांग जो वो अप्लाइड नॉलेज जो हमें दिखती है, जिसके विषय में हमने पहले पॉडकास्ट में ज़्यादा बात की थी, उसके पीछे का जो साइंस है, उसके पीछे का जो विज्ञान है, जो मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, वो केवल ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ के लिए ही ली गई है। बहुत कुछ सिखाया गया है, जीरो ही नहीं, भारत के लिए एक जो तमगा दे दिया जाता है, जैसे आपने बोला कि जीरो पकड़ा कर सब कुछ जीरो कर दिया। ये बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे। तो उसके अलावा भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, और मैं, जैसे आपने इतने ढेर सारे कंट्रीब्यूशन बताए हैं, मैं सीके राजू जी को भी आमंत्रित करके और भी ढेर सारे कंट्रीब्यूशंस को अनर्थ करने का प्रयास करूंगा कि दर्शक उसको भी जाने। और जो आपके साथ मैं अभी पंचांग पर जो कोर्स डेवलप कर रहा हूँ, तो उसमें भी मज़ा आ रही है कि स्टेलेरियम भी सीखने को मुझे मिल रहा है, तो वो भी हम विजुलाइज कर पाते हैं। तो बहुत एक अच्छी पहल आपके साथ शुरू हुई है। तो इसी के साथ इस टॉपिक को काफ़ी हमने लगभग सारे ही पॉइंट्स को कवर कर लिए हैं, और अभी और भी आपकी कोई
रिसर्च आती है या कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है आपके पास, तो हमेशा हाइपर क्वेस्ट को मत भूलिएगा। जरूर आइए। और हम सभी दर्शकों के साथ ये जो हिस्टोरिकल हमारी अचीवमेंट्स हैं उसके साथ साथ इससे इंस्पायर भी होते हैं। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम उस पर छाती पीट रहे हैं, बट मुझे खुद इंस्पिरेशन मिलती है और मैं खुद ऐसे विषयों पर रिसर्च कर रहा हूँ जो 5 साल 10 साल में मैं दुनिया के सामने रख पाऊँ। लेकिन अभी उस पर बात करने का कोई ज़्यादा वो नहीं है जब तक हम उस पर कुछ अचीव ना कर लें। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद। आपका बहुत मैं आभार व्यक्त करूंगा आशीष जी कि आपने समय निकाला। नमस्ते। नमस्कार।